हाय, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये तीसरा लेक्चर है, द थर्ड लेक्चर ऑफ द सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मतलब ये है कि बेस्ट ऑफ ऑल द मेडिकल साइंसेस, जितने तरह की मेडिकल पद्धति है उन सब का बेस्ट, राइट। जो एक ऐसी पद्धति है अपने लिए, एक ऐसा इंटीग्रेटेड मेडिसिन का प्रावधान जो फास्टेस्ट भी हो, सेफेस्ट भी हो, एविडेंस बेस्ड भी हो, इकोनॉमिकल भी हो और एक ही थेरेपी से कई सारे, एक ही तीर से कई सारे निशाने लगते हों। तो इसी को एक्सप्लोर करते हुए आज हमारा तीसरा क्लास है। आई एम श्योर कि पहले दो क्लास में आपने जो सीखा उसमें आपको बहुत कुछ समझ आया। तो ये कंक्लूडिंग क्लास है, कंक्लूडिंग इन ए वे कि जो मेडिकल न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो सेक्शन का कंक्लूडिंग पार्ट है। और इस पार्ट में समझाने के लिए, समझने के लिए, समझाने को आसान बनाने के लिए और मेमोरेबल बनाने के लिए साथ में हम एक गेम भी इंट्रोड्यूस करेंगे, 7 हाउसेस ऑफ DIP डाइट, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे आसानी से टैकल किया जा सकता है विद मेडिकल न्यूट्रिशन, विद डाइट, एंड हाउ टू मैनिपुलेट द डाइट, उसको कैसे रीएडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। ये बहुत सारी बातें जो आपको समझने को मिलेंगी, लेकिन उसको समझने से पहले शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से। ये इंसिडेंट है तब का, वियतनाम में आज से करीब 12 साल पहले, जब मैं मिला दुनिया के ओल्डेस्ट लिविंग लेडी, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट जीवित महिला, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, न्यून टी ट्रू इनका नाम है। अजीबोगरीब नाम होता है वियतनाम में वैसे तो, सॉरी, द नेम इज न्यून टी ट्रू, दैट इज द नेम। और इनके मृत्यु के कुछ महीने पहले ये मौका मुझे मिला मिलने का, और ऑब्वियसली जिज्ञासा ये हुई कि इतने उम्र तक वो जिंदा रही। और उस वक्त भी जब मैं मिल रहा था, जैसा मैंने आसपास जो उनके और रिश्तेदार थे उनसे पूछा, तो ऐसा नहीं था कि उनके बाकी जो रिश्तेदार हैं या उनके और भी जो लोग हैं उनकी भी आयु इतनी लंबी थी, अनयूजुअली इनकी आयु लंबी थी। तो जिज्ञासा और बढ़ी और थोड़ा सा और जानबीन करने की कोशिश की मैं और मेरे वहाँ के जो मेडिकल टीम है वियतनाम के, अलग अलग डॉक्टर्स हैं, अलग अलग पद्धतियों के। तो इन्होंने थोड़ी इस महिला के लाइफस्टाइल पे, इनके बैकग्राउंड पे रिसर्च किया और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य सामने आए। इवन इफ शी वॉज 121 ईयर्स ओल्ड, जब मैं मिला तो उस वक्त भी कोई ऐसा विजिबल कोई बीमारी नहीं थी। बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह था कि उन्हें पता था कि बाहर से कोई विदेशी, वहाँ के लिए तो मैं विदेशी हूँ, तो आप उनसे मुलाकात करने आ रहे हैं, तो वो अपने आप से पूरी तैयार थी कि क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, कहाँ बिठाया जाएगा। उनका इंटरेस्ट था जानने में कि मैं कहाँ रहता हूँ और मैं क्या करता हूँ, कितनी बार वियतनाम आया हूँ, कितना समय लगता है फ्लाइट में वियतनाम से इंडिया जाने में। तो यानी कि 121 साल की उम्र में भी वो सारे उनके अंदर एक्साइटमेंट्स थे, जो एक्साइटमेंट्स, जो इच्छा आपके मन में हो, जो जिस तरह के एक लाइवलीनेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो 121 ईयर्स। जैसे मैंने बोला 121 ईयर्स, आपको लगेगा कोई ऐसा बिल्कुल बूढ़ा इंसान जो मौत के कगार पे बैठा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। झुर्रियाँ जरूर थी खूब सारी, पर लेकिन उसके अलावा वो पूरी तरह एक्टिव थी। ऐसा कोई दिखने में, या जो हमारी मेडिकल टीम है उन्होंने जितना भी जांच किया, उनको कोई भी, दे कुड नॉट पिन पॉइंट इवन अ सिंगल डिजीज इवन एट द एज ऑफ 121 ईयर्स। तो ऐसे में उनका जो मूल मंत्र क्या था, किस तरह से वो बाकी लोगों की लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल अलग थी, इस पे हमने जांच करने की कोशिश की, थोड़ा समझने की कोशिश किया। तो कुछ तथ्य सामने आए। उन तथ्य को अगर मुझे लगता है आप समझ लें तो आपके लाइफ को और बढ़ाने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने में शायद ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनमें से पहला पॉइंट के लिए एक स्लाइड मैं आपके सामने रखता हूँ। इस स्लाइड में आप देखिए, अलग अलग प्रकार से जब आप खाना खाते हैं तो ऐसे डाइट, जैसे शुगर है या सॉफ्ट ड्रिंक है या कोई भी रिफाइंड फूड है, किसी भी तरह का रिफाइंड फूड जब मुंह से पेट में जाता है तो पेट से जब ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट होता है तो इट शूट्स इनटू द ब्लड, तेजी से बुलेट की तरह से वो शूट करता है, बहुत ही फास्ट स्टमक से ब्लड तक जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन प्रोसेस को अक्सर वो बीच में ही बाईपास कर पाता है। और सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट जब दूध से निकल के आता है, वो वाला कार्बोहाइड्रेट ब्लड में तेजी से जाता है, लेकिन रिफाइंड शुगर की तेजी से थोड़ा स्लो होता है। और कंपैरेटिवली आलू है, ब्रेड है, आलू भी वो जो फ्राइड आलू की बात यहाँ की जा रही है, तो वो जब उसमें जो ग्लूकोज होता है, उसमें जो कार्ब होता है, वो जब ब्लड में घुलता है तो इट इज स्लोअर देन द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम मिल्क। आप देख रहे हैं शहरों से वो, लेकिन उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा स्पीड से स्टमक से ब्लड में न्यूट्रिएंट घुलेगा, उतना ज़्यादा उतार चढ़ाव हमारी बॉडी में होगा। एक तरह से यूँ मानिए कि जिस तरह समुद्र की लहरें होती हैं जो शिप को हिला देती हैं, जितनी ज़्यादा लहरें होंगी शिप के डूबने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा स्पीड होगा वो एक लहर क्रिएट करती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिससे आपका जो बॉडी का होमोस्टेसिस है वो बिगड़ने लगता है। और अब आगे चलते हैं फ्रूट्स जब आप खाते हैं तो फ्रूट्स का शुगर या कार्बोहाइड्रेट पेट तक जाता है, पेट के बाद बूंद बूंद करके स्लो प्रोसेस में ब्लड में घुलता है। और इससे भी स्लोएस्ट होता है जब वेजिटेबल खाते हैं, उसके अंदर भी वही कार्ब होता है जो कार्ब बाकी जगह पे है। लेकिन फर्क क्या होता है वेजिटेबल के अंदर इन कंपेरिजन टू शुगर, इन रिफाइंड फॉर्म, इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम मिल्क, कि इसमें से जो शुगर जाता है वो सिप इनटू द ब्लड वेरी वेरी स्लोली, स्लोएस्ट। तो जितना स्लो जर्नी होगी, ट्रांजिशन होगा स्टमक से ब्लड तक न्यूट्रिएंट का, खासतौर पे कार्ब का, उतना अच्छा हेल्थ होगा। इंटरेस्टिंग बात, कमिंग बैक टू द ओल्डेस्ट लिविंग वुमेन एट द टाइम जब मिला था, उनके जो रहन सहन था, उनका जो खाना पीना था, उस पर जब हमने समझने की कोशिश किया तो जिंदगी भर उनका जो डाइट था वो इसमें सीमित था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन लार्ज क्वांटिटी, राइट, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन लार्ज क्वांटिटी, जिसमें स्मूदीज शामिल थे, जिसमें जूसेस शामिल थे, जिसमें कच्चा खाना शामिल था, तो जिसमें सूप शामिल थे। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में था। इसको अगर साइंटिफिकली भी आप समझें तो यहाँ देखिए कि फूड और ड्रग में यही फर्क है। फूड आपके मुंह से पेट में जाता है, एक ड्रग भी आपके मुंह से पेट में जाता है। फूड पेट में जाके डाइजेस्ट होता है,
जबकि ड्रग पेट में जाके एब्जॉर्ब होता है। रिफाइंड फूड इज इन बिटवीन ड्रग एंड फूड, ना तो वो पूरी तरह से खाना बोलेंगे ना ही पूरी तरह से केमिकल बोलेंगे, इन दोनों के बीच का कहीं है। यानी कि जब रिफाइंड फूड लाइक बिस्किट लाइक ब्रेड जब आप खाएंगे, आप कोई पैक चिप्स जब आप खाएंगे तो वो पार्शियली इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, पार्शियली इट विल बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन की तरफ आपका वो जो भी चीज खाया वो जाएगा उतना ज्यादा आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कैन शुड बी कॉल्ड एज फूड एंड व्हाट शुड बी कॉल्ड एज ड्रग। किस चीज को आप फूड बोलेंगे, किस चीज को ड्रग बोलेंगे, ये एक बेसिक नेचर का डिफरेंस है। जो भी चीज आप मुंह से पेट में डाल रहे हैं क्या वो डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेशन का मतलब कि यहाँ पे स्टमक को, इंटेस्टाइन को मौका मिल रहा है अपने इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए। और इंटेलिजेंस के हिसाब से इंटेलिजेंस ये कि इस वक्त आपके बॉडी में, आपके ब्लड में ब्लड शुगर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, बॉडी में पोटेशियम कितना है, उन सारे आंकड़ों के बेसिस पे आपका इंटेलिजेंस स्टमक डिसाइड करता है कि किस प्रकार फूड को डाइजेस्ट होने दिया जाए, कौन सा पार्ट स्टमक में वेट करेगा, कौन से वाले न्यूट्रिएंट की कितनी स्पीड से ब्लड में घुलेगा और कौन सा वाला स्टूल से बाहर निकल जाएगा, कौन सा वाला पार्ट शुगर का लिवर में छुप जाएगा। ये सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये इंटेलिजेंस साइंस इंटेस्टाइन में होती है, इसी को आप डाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप ड्रग लेते हैं तो ड्रग अक्सर क्या करता है, ये डाइजेशन का प्रोसेस को वो डिस्कंटिन्यू उसको बाईपास करने की उसमें ताकत है। यानी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके बॉडी के अंदर का माहौल क्या है, सीधा वो डाइजेशन को बाईपास करके ब्लड में जाएगा और यहीं शुरू होता है खतरनाक खेल। इसीलिए दुनिया का कोई भी ऐसा ड्रग नहीं जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हर ड्रग के बेहद ज्यादा साइड इफेक्ट है। कई बार साइड इफेक्ट उस बीमारी जिस बीमारी के लिए वो दवा ले रहे हैं उससे भी ज्यादा घातक होती है, जो हमने अपने पिछले क्लास में समझा। आपने ब्लड प्रेशर की दवाई का साइंस समझा, आपने ब्लड शुगर की दवाई का साइंस समझा, आपने हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन का समझा, आगे भी आज इस क्लास में समझने वाले हैं। तो ये दैट इज द बेसिक डिफरेंस। दोनों चीज ही मुंह में ही जाते हैं, लेकिन मुंह में जाके स्टमक में जाने के बाद दोनों का जो बिहेवियर होता है विद द स्टमक विद द इंटेस्टाइन, दैट इज पोल अपार्ट। और उस पर निर्भर करता है कि वेदर इट इज गिविंग यू हेल्थ और वेदर इट इज मेकिंग यू इल। तो अगर हम बात करें जो दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग लेडी, उसके पूरे जीवन का अगर लें तो उसके जीवन में ये रिफाइंड फूड भी नहीं है, ये दवाइयां भी नहीं है, और फूड है दैट टू इन द सिमिलर फॉर्म जिस फॉर्म में नेचर ने बनाया था। तो इसके अलावा उसकी जिंदगी में एक और चीज कंसिस्टेंटली था जो पॉइंट आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट एक्सपोजर को अगर आप लो कर देंगे तो बॉडी में जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है फूड से वो भी कम हो जाएगा, राइट। जब लो सनलाइट एब्जॉर्प्शन मींस विटामिन डी लो इन द बॉडी, इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इंपेयर्ड इम्यून सिस्टम हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन होंगे एंड बीटा सेल डिस्फंक्शन होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन कम होगा एक तरफ, और दूसरी तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल का ये बढ़ जाएगा, लीडिंग टू डायबिटीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ना केवल यू हैव टू चूज करेक्टली क्या खाना है, बल्कि एवरीडे अ स्मॉल डोज ऑफ सनलाइट एक्सपोजर, डायरेक्ट एक्सपोजर आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि क्या करना है, राइट। इंस्पिरेशन फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग लेडी ऑफ द वर्ल्ड, उस वक्त वो जिंदा जब थी, राइट, उससे इंस्पिरेशन लेते हुए। और ये जो मैं बता रहा हूँ इसके साइंटिफिकली भी ये वैलिडेटेड है। जो चीजें मैंने अभी बताया है विटामिन डी के कॉन्टेक्स्ट में, सनलाइट के कॉन्टेक्स्ट में, उसके और गहराई में जाना चाहते हैं, उसके साइंटिफिक एविडेंस भी आप देखना चाहते हैं। सिंस ये जो 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एविडेंस बेस्ड ट्रेनिंग हम इसे बोलते हैं, इसीलिए साथ साथ में एविडेंस भी दिखा रहा हूँ। जिनको एविडेंस का दरकार है तो ये जितने भी कई इंपॉर्टेंट सनलाइट एक्सपोजर एंड विटामिन डी एंड डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में पेपर छपे हैं दुनिया में, उन पेपरों की लिस्ट आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और ये कौन से ईयर में पेपर आए हैं, कौन से जर्नल में छपे हैं और कौन से टॉपिक पे छपे हैं, वो सारा कलेक्शन यहाँ पे आपके आंखों के सामने दिख रहा है, राइट। अल्टीमेटली ये सारे अगर एविडेंसेस आप पढ़ेंगे तो वो बात ही सामने आएगी कि आपका हेल्थ तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि हर दिन थोड़ा बहुत टाइम सनलाइट एक्सपोजर को आप दें। तो एक तरफ तो क्या क्या करते थे द ओल्डेस्ट लिविंग लेडी ऑफ द वर्ल्ड, राइट, जिसका मैंने चर्चा किया, और एक तरफ सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात क्या उन्होंने जीवन में नहीं किया जिसने उसके उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखा, बचा के रखा, वो ये कि उनके जीवन में जब भी कभी वो बीमार पड़ती थी तब कभी बाकी दुनिया की तरह डायग्नोस्टिक्स नहीं करती थी, संभव उस पर वो कोई ट्रेडिशन नहीं था, उनके लाइफस्टाइल का पार्ट नहीं था, ना ही कभी वो हॉस्पिटल जाती थी, ना तो जीवन में कभी कोई दवाई ली, ना कभी हॉस्पिटल गई। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। बेशक चाहे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए 121 ईयर ओल्ड महिला के लाइफस्टाइल का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन इससे आपको एक इंपॉर्टेंट कड़ी मिलेगी। क्या करना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और क्या नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको जिंदा रहना है तो। और जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर था उनकी लाइफ का कि उन्होंने अपने जीवन में हॉस्पिटल नहीं देखा, उन्होंने अपने जीवन में दवाई नहीं ली, वो अपने जीवन में कई बार बीमार पड़ी, लेकिन जब भी बीमार पड़ी अपने सेल्फ हीलिंग मॉडल पे ही वो चली। तो याद रखिए इसके विपरीत आप एक तरफ अगर हेल्दी हैं भी, लेकिन अगर जब भी बीमार पड़ते हैं तब अगर हॉस्पिटल चले जाते हैं तो वहीं से आप एक ट्रैप में आने लगते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल के केस में, बीपी के केस में, शुगर के केस में बताया था किस तरह से आंकड़ों में के जाल में फंसा के आपको ये विश्वास दिला दिया जाता है कि आप बेहद बीमार पड़ गए या पड़ने वाले हैं। आजकल दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक तो वो लोग जिन्हें बोलते हैं ये तो डायबिटीज पेशेंट है, और जिनका ब्लड शुगर नॉर्मल आता है ये तो प्री डायबिटिक पेशेंट है। ये है जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, या जो लोग ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो प्री हाइपरटेंशन है। तो प्री डायबिटिक, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, राइट। याद कीजिए कोरोना के समय में जब टेस्ट होते थे और कोरोना पॉजिटिव आता था तो, और जिसको कोई तकलीफ भी है तो सिम्टम्स हैं तो वो मान लेता था हाँ मुझे बुखार भी है, मुझे खांसी जुकाम भी, कोरोना पॉजिटिव आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई सिम्टम भी नहीं है और तब भी कोरोना पॉजिटिव आता था, तो उसका एक्सप्लेनेशन वो देते थे कि आप एसिम्टोमेटिक हो, यानी कि उसको विश्वास दिला दिया उस टेस्ट के बहाने कि आप बहुत बीमार हो। जबकि वो टेस्ट का सच्चाई ये है जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि हर 10 में से एक टेस्ट पॉजिटिव होता है, फिर चाहे वो सैंपल इंसान का हो या जानवर का हो या पक्षी का हो। ये इस पे हमने एक इलॉबरेट किताब भी लिखी है, द नेम ऑफ द बुक इज द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। ये बेस्ट सेलर रही है अमेज़न में, अभी भी अमेज़न में, हमारे वेबसाइट से भी आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको ट्रैप में फंसा देते हैं हॉस्पिटल जाते ही, पैरामीटर्स की ट्रैप में। और अगर आपको ये विश्वास दिला दिया जाए कि आप बहुत बीमार पड़ गए या पड़ने वाले हैं तो आपके बॉडी में एक मैकेनिज्म स्विच ऑन होता है जिसे बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट मतलब आपके फिजियोलॉजिकल बदलाव आते हैं
इस एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, जो हार्ट चैम्बर, उनमें से एक चैम्बर बड़ा होने लगता है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द चैम्बर्स, जिसे बोला जाता है साइंटिफिक भाषा में टोकेडोसेबुसुबो, और जिससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। सिर्फ इसकी जो शुरुआत कहाँ से हुई, एक सोच कि मैं बीमार पड़ गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा थायराइड की रीडिंग बढ़ गई, मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो ये जो खेल तभी चल सकता है जब आप किसी को मौका देंगे, जो मौका 121 ईयर ओल्ड लेडी ने फॉर्चुनेटली तभी भी नहीं दिया। वो उनकी दुनिया का पार्ट, उसके उनके जीवन का पार्ट ही नहीं था टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक्स, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको ये एनकरेज करना चाह रहा हूँ कि डायग्नोस्टिक के चक्कर में पड़ेंगे तो उस चक्कर से अगर दिमाग में घुस गया कि आप बीमार हैं, तो ये जो सोच है, ये सोच भी अपने आप में एक रोल प्ले करता है आपको बीमार बनाने में। इसके डिटेल में अगर आपको जानने, सारे एविडेंस देखने, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। ये किताब हमारे वेबसाइट में फ्रीली डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि सिर्फ इतना समझ आना कि क्या खाना चाहिए, कैसे हेल्दी रहना चाहिए, नॉट इनफ। इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी समझ आना चाहिए क्या नहीं करना है, किन चीजों से बचना है, राइट। आपके आसपास क्या क्या ट्रैप है जिनको आप ट्रैप नहीं मान रहे हैं, तो उनको, उनकी तरफ भी इशारा करना, उनको समझाना, ये भी आपका फर्ज है। इफ यू वांट टू रियली लिव हेल्दी, तो लिव हेल्दी इंपॉर्टेंट इज व्हाट टू डू एट द सेम टाइम व्हाट नॉट टू डू। एक छोटा सा मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आप जब चलते हैं और जितनी बार चलते हैं आपको एक अंजाइना पेन होता है, और ज़्यादा चलते हैं ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा भारी सामान उठाते हैं ज़्यादा पेन होता है, जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो ज़्यादा पेन होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप उस 121 ईयर ओल्ड लेडी से अलग सोचते हैं कि भाई जाना चाहिए, अब डॉक्टर बोलेगा अच्छा पेन है, हो सकता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज हो, तो हम ऐसा करते हैं कि एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा, राइट, एंजियोग्राफी करा लो, यही बोलेंगे वो। और एंजियोग्राफी कराते वक्त आप क्या करेंगे, अब आप देखिए किस तरह से आप ट्रैप में धीरे धीरे फंस रहे हैं। हालांकि आप हेल्दी थे और हेल्दी हैं, लेकिन ट्रैप में फंसने का पहला स्टेप, जब एंजियोग्राफी कराएंगे उसके लिए छोटा सा मैं उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका ब्लड वेसल है और एक तार बाहर से डॉक्टर डालेगा, तार कहीं यहाँ से डालेगा, एक ऐसे तार, लंबा सा तार, वो हार्ट तक पहुंचेगा, और इस तरह से जैसे ये तार अंदर जा रहा है। अब जब अंदर पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है आजकल के लाइफस्टाइल में आपके ब्लड वेसल में कहीं ना कहीं छोटे बड़े ब्लॉकेजेस होंगे जो ब्लड वेसल से चिपके हुए हैं, लेकिन इस तार के चलते वो ब्लॉकेजेस जो है वहां से उखड़ जाएंगे। अब जरा सोचिए वो उखड़ के कहां जाएंगे, क्या आपके बॉडी के बाहर गिर जाएंगे? नहीं, वो ब्लड सर्कुलेशन में ही रहेंगे और पूरे ब्लड सर्कुलेशन में वो ट्रेवल करेंगे, आपके ब्रेन में ट्रेवल करेंगे, आपके हार्ट में ट्रेवल करेंगे, किडनी में ट्रेवल करेंगे, लंग में ट्रेवल करेंगे, राइट। और जब ये ट्रेवल करते करते कहीं जाके अगर कैपिलरी में अटक गया तो वो ब्लॉकेज हो जाएगा। अगर वो ब्रेन में अटक गया कहीं तो ब्रेन स्ट्रोक कहलाएगा, वो हार्ट में अटक गया तो हार्ट अटैक कहलाएगा, वो जाके किडनी में अटक गया तो वो किडनी डिजीज कहलाएगा, वो लिवर में अटक गया तो लिवर डिजीज कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो डॉक्टर ने आपको आपके भोलेपन का फायदा उठा के एक लाइफ टाइम बॉम्ब लगा दिया आपके बॉडी में। लेकिन वो क्या बहाना मार रहा था कि भाई मैं तो आपका ब्लॉकेज चेक कर रहा हूं। अब ब्लॉकेज चेक करने की आवश्यकता कोई है नहीं, बिकॉज आप जब चलते हैं तो उसमें दर्द होता है, तो दैट इटसेल्फ मींस कि ब्लॉकेज तो है। क्या फर्क पड़ता है ये जान के कि ब्लॉकेज 80% है कि 70% है कि 100% है? फर्क तो हमें मतलब ये है कि ब्लॉकेज व्हाटएवर इज द पर्सन, मुझे इसको हटाना है, दैट शुड बी द ब्रॉडर थिंग। और जो वो बोल रहा है कि हमने एंजियोग्राफी से पता लगा 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, उस पता लगाने से क्या आपने अचीव कर लिया, राइट? उससे कैसे आपकी जिंदगी अलग हो गई? वो जो भी उसने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट को आप क्या दीवार पे लगा दोगे बाकी लोगों को बताने के लिए? हाउ इट इज मेकिंग एनी डिफरेंस इन योर लाइफ, राइट? इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि भाई उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा, मुझे बाईपास सर्जरी करना है, एंजियोप्लास्टी करना है, तो उस बात को भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जब भी आप बाईपास सर्जरी कराते हैं, जब भी आप एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो उस चक्कर में होता क्या है कि जब गांठ होती है तो कुछ जो सेल्स हैं उन सेल्स में आर किल्ड बिकॉज ऑफ दिस सर्जरी, जिससे वहां पे वो जो सेल्स की जो सेंसेशन है, फील करने की सेंसेशन, वो कट जाती है ब्रेन से। इसलिए वो पेन कुछ दिन के लिए आपको फील नहीं होता, दोबारा उसके कुछ दिन बाद दोबारा फील पेन होता है, राइट? तो यानी कि ये जो सर्जरी, उस सर्जरी से सिर्फ वो वाले सेल्स नम हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड आपको पेन के नहीं फील होने का सेंसेशन होता है, जिसे आप इंटरप्रेट करते हैं कि मैं ठीक हो गया हूं। ये तो हुई एक बात। दूसरा जो खतरनाक बात है, एंजियोप्लास्टी अगर कोई लोग करते हैं तो ये देखा गया 6% लोग एंजियोप्लास्टी टेबल में उनकी डेथ हो जाती है। 10% का करीब 1 साल के अंदर डेथ होती है, 11% का 2 साल के अंदर डेथ होती है, उसके अगले 3 साल के अंदर 13% की डेथ होती है। तो ये आंकड़े दिए हैं, आपने एंजियोग्राफी अपने आपको जिंदा रखने के लिए किया था, लेकिन यहाँ आप देखिए बड़ा खतरनाक स्थिति है। कई लोग तो ऐसे हैं जो एंजियोग्राफी कराते कराते ही मर जाते हैं। तो जो मैंने आंकड़े दिए, आंकड़े की डिटेल में अगर आपको जाना है तो करेज ट्रायल है, स्टिच ट्रायल है, स्कीमिया ट्रायल है, ये सारे ट्रायल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, या फिर आप ये साइंस समझेंगे तो समझ आएगा। साइंस को ये है रिपरफ्यूजन साइंस इंजरी। ये रिपरफ्यूजन इंजरी क्या होता है? मान लो कहीं ब्लॉकेज है, वहां पे एंजियोप्लास्टी के थ्रू या बाईपास सर्जरी के थ्रू ब्लॉकेज को खोल दिया, खोलते क्या होगा? द रश ऑफ ऑक्सीजन, रश ऑफ ब्लड आएगा। जो अचानक रश ऑफ ब्लड आता है उससे आपका हार्ट इंजर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड रिपरफ्यूजन इंजरी, एंड इट कॉजेज मोर डैमेज देन द ओरिजिनल डिजीज। इस बात को आपको समझना होगा। तो इसीलिए पूरे दुनिया में अलग अलग ट्रायल के माध्यम से ये देखा गया कि सेम परिस्थिति में आधे लोगों ने एंजियोप्लास्टी कराया, बाईपास सर्जरी कराया, और उतने ही लोग सेम ही परिस्थिति में थे, वही वाला चेस्ट पेन था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम नहीं कराएंगे। तो जब ये दोनों ग्रुप का कंपैरिजन किया गया अलग अलग ट्रायल में, तो देखा गया कि जिन लोगों ने कुछ भी नहीं कराया उनकी लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज बेटर इन कंपैरिजन टू जिन्होंने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कराने का डिसीजन लिया सिमिलर कंडीशन में। तो सिमिलर कंडीशन में आप देखिए कि जब आप इंटरवेंशन करते हैं तो आप मौत के और करीब पहुंच जाते हैं इन कंपैरिजन टू जब आप कुछ भी नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ भी नहीं करने की भी सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ तो आपको करना पड़ेगा ताकि जो ऑनगोइंग पेन है उससे आप बाहर निकल पाएं। इसके लिए इंटरेस्टिंग है ये अगला स्लाइड, इसे कहते हैं कोलैटरल सर्कुलेशन। कोलैटरल सर्कुलेशन का मतलब यूं समझिए कि आपकी जो गाड़ी है उसमें एक स्टेपनी होती है, जब आपने खरीदा मैन्युफैक्चरर ने स्टेपनी भी लगा दिया, ताकि कहीं अगर रास्ते में चलते चलते पंचर हो जाए कोई भी पहिया तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं विद स्टेपनी, ताकि आपकी गाड़ी आगे चलती रहे। सिमिलरली जब आप
पैदा हुए थे, हम पैदा हुए थे तो हमारे बॉडी में भगवान ने, नेचर ने बहुत सारे स्टेपनीज लगा दिए। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में कोलैटरल आर्टरीज। कोलैटरल आर्टरी स्टेपनी की तरह ही एक तरह से डोरमेंट पड़ा रहता है, लेकिन जब आपका कहीं ब्लॉकेज होता है तो कुदरती अक्सर बॉडी उस कोलैटरल आर्टरी को खोल देती है, और जहां पे ब्लॉकेज है वो 100% तक ब्लॉकेज रहेगा, लेकिन बॉडी ने अपना रास्ता बदल लिया, कोलैटरल आर्टरी को एक्टिवेट कर दिया, और जिसे नेचुरल बाईपास बोला जाता है, और जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका वो आर्टरी अगर ब्लॉक्ड है भी तो इस पैरेलल एक और आर्टरी बॉडी बना देती है। ऐसा एडजस्टमेंट बॉडी जिंदगी भर करती ही रहती है। ये बॉडी के लिए कोई नई बात नहीं है, ये मेडिकल साइंस के लिए भी कोई नई बात नहीं है। इसे बोलते हैं नेचुरल बाईपास, इस तरह के सर्कुलेशन बोलते हैं कोलैटरल सर्कुलेशन। तो लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हार्ट अटैक से मर जाते हैं तो इसका मतलब उनके बॉडी में वो कोलैटरल सर्कुलेशन स्विच ऑन नहीं हो पाया। कोलैटरल सर्कुलेशन स्विच ऑन कैसे करना है अगर नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोलैटरल सर्कुलेशन स्विच ऑन हो जाएगा तो वो पेन चला जाएगा जो पेन आ रहा था आपको। तो उसके लिए हम कराते हैं व्हाट वी से एज DIP डाइट, राइट। द काइंड ऑफ डाइट, इस डाइट पे हमने देखा है जो पेशेंट है 1 महीने से 3 महीने के अंदर उनका कोलैटरल आर्टरी सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। हमें कैसे पता चलता है शुरू हो जाता है? उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि शुरू में जो पेशेंट ने सिम्टम्स अपने कंप्लेन बताए थे कि मुझे चेस्ट पेन होता है, मुझे एंजाइना होता है और पूरे पेन पूरे हाथ में रेडिएट होता है, तो ये जो उसने बताए थे, और धीरे धीरे जब ये सारे पेन खत्म हो गए, इसका मतलब कि बॉडी ने अपना कोलैटरल आर्टरी खोल दिया, राइट। ये जो नेचुरल बाईपास है, इसके जो मैंने अभी बताया, ये सारा साइंस अगर आपको समझना है, सारे एविडेंस अगर आपको गहराई से देखने हैं, तो आप द चाइना स्टडी, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है ऑन मेडिकल न्यूट्रिशन एंड डिजीज कनेक्शन, तो वो किताब पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो DIP डाइट है इट इज बेस्ड ऑन दैट साइंस ओनली, राइट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई हार्ट पेशेंट आता है तो जो इसी तरह के सिम्टम लेके आता है, तो हम सिंपली बोलते हैं बी ऑन स्टैंडर्ड DIP डाइट, 1 महीने बाद आना, और हमें खुशी होती है 1 महीने बाद आते हैं। और नॉर्मली आई सिट इन सेकंड फ्लोर और समटाइम ऑन थर्ड फ्लोर, जब पेशेंट चल के जाता है और जब हम नोटिस करते हैं कि एक बार भी बीच में नहीं रुका, तो दैट इटसेल्फ मींस कि अब वो ठीक हो रहा है, उसके कोलैटरल आर्टरी खुल गए हैं। कोलैटरल आर्टरी के खुलने के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने टोटल डाइट का अगर 70% भाग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, रॉ वेजिटेबल्स हो, तो बॉडी को हेल्प मिलती है ओपन अप द कोलैटरल आर्टरी। तो इसी साइंस के ऊपर बेस्ड है द DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो मैं पिछले 14 साल से आपको एडवाइस कर रहा हूँ। तो अब जो हमने बात कर ली, बात इससे शुरू हुई कि किस तरह से आप किसी भी एक सिम्टम के चलते यू आर फोर्स्ड टू गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाते कैसे आप ट्रैप में फंसा लिए जाते हैं, जबकि उसका एक आसान सोल्यूशन घर बैठे भी हो सकता है, और सोल्यूशन ज्यादा आसान तब होगा जब आप चक्कर में ना पड़े डायग्नोस्टिक के। तो हमने हार्ट की बात की, और पिछले क्लासेस में हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की, BP की बात की, ब्लड शुगर की बात की। अब हम थोड़े से इसी दिशा में कैंसर की बात कर लेते हैं। कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से मेडिकल न्यूट्रिशन या DIP डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या किन किन चीज़ों को अवॉइड करना जरूरी है, नहीं अवॉइड करेंगे तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो उसके लिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैंसर की एक आम लोगों में बेसिक धारणा या फिर डॉक्टरों में क्या है। वो धारणा कुछ ऐसा है कि जैसा आप देख रहे हैं कि धारणा यह है कि हेल्दी सेल हैं वो एबनॉर्मल बन जाते हैं, फिर एक कैंसर बन जाता है, फिर स्टेज 1 में चला जाएगा, फिर अभी उसके कुछ दिन बाद स्टेज 2 में चला जाएगा, कुछ महीने बाद और बढ़ जाएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा, और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये धारणा बना ली गई है पूरी दुनिया में कि वो कैंसर स्टेज बाय स्टेज फैलता ही जाएगा, दैट इज द डेस्टिनी, अल्टीमेटली पूरी तरह फैल जाएगा। जबकि असलियत क्या है, एविडेंस जिस चीज का है वो एविडेंस ये आपके सामने कि नॉर्मल सेल एबनॉर्मल बनते हैं, कैंसर में कन्वर्ट होते हैं, फिर अपने आप ही फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल वो फिर एबनॉर्मल बनते हैं, फिर नॉर्मल बन जाते हैं। मतलब ये एक साइक्लिक फैशन विच इज मोर कॉमन। जबकि जो बिलीफ है लोगों में, जो जिस तरह को प्रचार किया गया कैंसर के बारे में, तो वो वन वे आपको बताया गया कि नॉर्मल है, जो एटिपिकल कैंसर सेल बन जाएगा, फिर स्टेज 1 में आएगा, फिर स्टेज 2 में आएगा, फिर डिटेक्टेबल मेटास्टेसिस में होगा, फिर कैंसर से मृत्यु हो जाएगी। ये एक मेंटल पिक्चर है, राइट। जबकि असलियत क्या है कि वो रिवर्सेबल है, जो ज्यादा कॉमन है, और उसके एविडेंस आपके सामने है। तो कैंसर का मतलब डेथ ही नहीं है, कैंसर का मतलब ये नहीं कि वो ग्रो करता रहेगा, वो कंडीशनल है। फॉर एग्जांपल इस बात को समझना पड़ेगा आपके पास, आपको मान लो ये कैंसर है, दिस इज ए कैंसर, राइट। अब अगर मैं पूछूं 2-4 दिन बाद आएंगे तो ये और बढ़ जाएगा, यानी कि कैंसर बढ़ेगा, या जितनी बढ़त है ये भी नहीं रहेगी। तो नॉर्मली ये माना जाएगा, नॉर्मली लोग बोलेंगे कि भाई ये बढ़ता रहेगा। जबकि इंपॉर्टेंट ये है कि ये बढ़ेगा, ये कैंसर सेल है तो ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, निर्भर करता है नीचे क्या है। अगर मैं इसके नीचे का एनवायरमेंट बदल दूं, अब सेम सवाल पूछूं कि ये कैंसर सेल है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आप बोलेंगे खुराक की एब्सेंस में इट विल डाई इट्स ओन डेथ, खुराक के प्रेजेंस में इट विल ग्रो। तो ये कैंसर सेल अगला स्टेप बढ़ेगा या ये इतना भी खत्म हो जाएगा, ये निर्भर करता है कि उसको वो खुराक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझने के लिए आपको ये पूरा साइंस ये पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि अक्सर ये दुनिया में देखा गया है कि मान लो कोई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया तब भी वो अपने आप हील हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मान लो आपको कोई इंजरी हो गई, आपने कुछ भी नहीं किया तो अल्टीमेटली वो हील होना ही होना है। तो बॉडी की जो हीलिंग साइंस है, बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी है, वो लगातार काम करती है, और ऐसा नहीं कि कोई ना कोई इंटरवेंशन करेंगे तभी आप जिंदा रहेंगे। सिर्फ आपको बॉडी को राइट एनवायरमेंट देना है, माहौल देना है, एक समय देना है, एंड बॉडी शुड हील, राइट। यही देखा गया है। ये कैंसर होता क्या है, इस बात को समझ लेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है। कैंसर का अगर एक लाइन में स्टेटमेंट मैं दूं वो ये है, कैंसर इज अ हीलिंग प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स। ये है सिंपल एक लाइन में। इसको थोड़ा इलॉबरेट कर देता हूँ। इलॉबरेट करने के लिए ये है, इमेजिन कीजिए कि
ये एक दीवार है, इस दीवार पे किसी ने बॉम्ब गिरा दिया तो दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। अब दीवार में एक बड़ा छेद हो गया, आपका घर है तो आप क्या करेंगे, मिस्त्री बुलाएंगे, सीमेंट इकट्ठा करेंगे, पत्थर और ईंटें इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे कि ये हील कर दो, जो गड्ढा खोदा गया उसको बंद कर दो, जो गड्ढा बॉम्ब से हो गया उसको बंद कर दो। जब मिस्त्री हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गई, जब आप सब कुछ ठीक हो गया, दोबारा से वो भर गया होल, तो अब मिस्त्री को छुट्टी दे देंगे और ईंटें नहीं मंगवाएंगे और सीमेंट नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो रॉ मटेरियल आना बंद होना पड़ेगा और जो मजदूर काम कर रहे थे उनको वापस जाना पड़ेगा, राइट। अब एक सिनेरियो ये समझिए कि आप जब तक कि मजदूर की छुट्टी हुई तब तक दोबारा एक और बॉम्ब किसी ने दागा और फिर दोबारा छेद हो गया। फिर आपने उन्हीं मजदूर को दोबारा बुलाया और लगा के जब तीसरी बार वो ठीक किया तो तब ठीक करने का तो वो मजदूर चले ही गए थे अभी थोड़ी दूर तक, फिर दोबारा बॉम्बिंग हो गई। तो आप ये समझ गए कि ये तो लगातार ही हमें ठीक करते रहना पड़ेगा, मजदूरों को छुट्टी नहीं देंगे, ईंट की सप्लाई बंद नहीं करेंगे, सीमेंट लगातार आने देंगे। दैट मीन्स हीलिंग प्रोसेस नेवर स्टॉप्स, राइट। अब एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, इसको समझना थोड़ा जरूरी है कि सब कुछ हील हो गया, कोई बॉम्बिंग नया नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपके इंस्ट्रक्शन के अनुसार ईंटें इकट्ठे होते जा रहे हैं इस कमरे में और बालू इकट्ठे होते जा रहे हैं, सीमेंट इकट्ठे होते जा रहे हैं और जो मजदूर हैं वो लगातार दीवार ठीक होने के बाद भी ईंटें एक के ऊपर एक लगाते जा रहे हैं। अब क्या होगा, इस कमरे में ट्यूमर बन जाएगा, ईंटों की बड़ी दीवार बन जाएगी, ईंटें हो जाएंगी। तो हीलिंग प्रोसेस जो कि अंत में ठीक होने के बाद रुक जाती है, वो अगर रुके ना, लगातार हीलिंग होती चली जाए, इसे कहते हैं कैंसर। दैट इज व्हाट इज कैंसर। तो हीलिंग प्रोसेस नेवर स्टॉप्स, दैट इज कैंसर। कैंसर कोई नई बीमारी, नया मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन कोई चीज कट गया आपका हाथ और उसके बाद हीलिंग हुई, हीलिंग होने के बाद हीलिंग प्रोसेस वहीं रुक गया, राइट। स्किन उसके बाद नया बनता नहीं रहेगा, वो रुक जाएगा, राइट। लेकिन अगर वो ना रुके तो जो होता है इसे बोलते हैं कैंसर, राइट। तो इसको समझाने के लिए क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इससे कुछ बातें आपको समझ आनी चाहिए। वो ये कि हमारे बॉडी में कैंसर सेल का होना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। दुनिया में, पृथ्वी में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके बॉडी में कैंसर सेल हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में एक डिजीज रिजर्वर है कैंसर सेल से, लेकिन वो डोरमेंट स्टेट में है। डोरमेंट स्टेट में मतलब जिंदगी भर हमारे बॉडी में रहेंगे, लेकिन वो हमारे मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे, राइट। इस बात को समझने के लिए आप ये एक एक्सपेरिमेंट देखिए कि 40 साल से ऊपर किसी भी इंसान को पृथ्वी में पकड़ लीजिए, उसका जो बायोप्सी अगर थायराइड का करेंगे तो उसमें 100% चांस है कि उसमें कैंसर मिलेगा। ठीक इसी तरह से 40% वुमेन के ब्रेस्ट के स्पेसिमेन लेंगे तो उसमें कैंसर सेल मिलेगा। ठीक उसी तरह से 70% मेन, पूरे दुनिया में 70% आदमी जो 40 साल से ऊपर के हैं, उनका प्रोस्टेट का अगर बायोप्सी कराएंगे तो उसमें कैंसर मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि वो 70% लोग कैंसर से मरने वाले हैं, क्योंकि कैंसर सेल का बॉडी के अलग अलग अंग में होना रहना एक नॉर्मल बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। रेयरली कभी ऐसा होता है कि वो कैंसर सेल हीलिंग प्रोसेस डोंट स्टॉप के तहत तेजी से बढ़ता रहता है और वो आपके लिए डरावना घातक बन जाता है। बट उस केस में भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं उस ग्रोथ को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो बहुत गंभीर बात मैं समझाना चाहता हूँ कि बॉडी में अलग अलग ऑर्गन में कैंसर सेल होते ही हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस वक्त कोई मेरा बायोप्सी कराएगा लेगा तो मुझे कैंसर पेशेंट घोषित कर देगा, मेरा प्रोस्टेट का बायोप्सी कराएगा तो 70% चांस है कि मुझे प्रोस्टेट का कैंसर पेशेंट घोषित कर देगा, राइट। बायोप्सी क्या होती है, एक छोटा सा स्किन का सैंपल लेते हैं, तो एक आपके मीट का टुकड़ा लेते हैं और वो टुकड़ा लेके उसका एक स्लाइड बनाते हैं जो आप ऐसा देख रहे हैं, और इस स्लाइड को देख के ये समझने की कोशिश करते हैं, इसके डिजाइन को देख के कि ये कैंसर सेल है कि नॉर्मल सेल है कि नॉर्मल सेल है, देख के, आंखों से देख के, माइक्रोस्कोप से देख के। तो ये समझाने के लिए कि ये कितना रिलायबल है, तो मैं एक क्लिनिकल ट्रायल का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्लिनिकल ट्रायल में करीब 900 अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को यही वाला सैंपल दिया, जो सैंपल आप देख रहे हैं बायोप्सी का। ये पूछा गया कि बताओ ये कैंसर है कि नहीं है। तो 33% जो पैथोलॉजिस्ट ने बोला ये नॉर्मल सेल्स लग रहे हैं, करीब 48% ने बोला ये नॉर्मल लग रहा है, 19% ने बोला ये कैंसर है। यानी कि आपके बायोप्सी का नतीजा कैंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये निर्भर करता है कि आपका सैंपल किस वाले डॉक्टर के हाथ में चला गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कंसिस्टेंट नहीं है, वो कौन सा डॉक्टर, उसका मोड क्या है, उसमें निर्भर करता है वो क्या लिख के दे देगा। लेकिन जो भी वो लिख के दे देगा आप उसे सच ही परसीव करेंगे। एक बात तो ये एक तरफ रखिए, और इसके बाद दूसरी बात इसको समझना पड़ेगा, एक तो ये रिलायबल टेस्ट होता ही नहीं है बायोप्सी, और दूसरा ये डेंजरस भी होता है, पेनफुल होता है। ये टेस्ट कराते हुए लोग मर जाते हैं, कराने की वजह से लोग मर जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं। चाहे वो हम बोन मैरो टेस्ट की बात करें, जो एक बायोप्सी विच इज वेरी वेरी पेनफुल है, डेडली है, और फिर ऊपर से इसका टेस्ट रिलायबल भी नहीं है। तो ठीक इसी तरह से मेमोग्राम की अगर बात करते हैं तो मेमोग्राम में क्या होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेमोग्राम में 2 प्लेटें होती हैं और 2 प्लेटों की मदद से 20 से 22 केजी का प्रेशर ब्रेस्ट पे डाला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उतना ज़्यादा कि किसी के लिए सहना थोड़ा मुश्किल है। और उस प्रेशर से फिर रेडिएशन डाल के फोटो खींच के देखते हैं कि अंदर सेल्स का किस तरह की फंक्शनिंग है, उसका साइज एंड शेप कैसा है। लेकिन इस बहाने वो एक गड़बड़ करते हैं जानबूझ के कि आपके ब्रेस्ट के सेल्स को तोड़ने लगते हैं, राइट। जब ब्रेस्ट के सेल टूट जाएंगे तो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद अगर स्टॉप नहीं होता, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैंसर। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप 2 संतरे लीजिए और दोनों में से एक संतरे को अच्छी तरह दबाइए, काफी दबाइए, फिर दोनों संतरे को छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते बाद वापस आइए। आप गौर करेंगे जिस संतरे को आपने अच्छी तरह दबाया था उसके अंदर सड़ान हो जाएगी, उसमें स्मेल आएगी, वो सड़ चुका होगा, क्योंकि उसके अंदर के जो सेल्स हैं दबाने के माध्यम से उसको आपने ब्रेक कर दिया, सेल्स को ब्रेक कर दिया, राइट। तो यही चीज ब्रेस्ट में किया जाता है, यानी कि डायग्नोस्टिक के नाम पे बीमारी आपके बॉडी में डाल दी गई है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक एस्पेक्ट ये भी है, लाइक न्यून ट्रेंड थी की तरह 121 साल महिला की तरह कि आपको हॉस्पिटल
हॉस्पिटल से डायग्नोस्टिक से दूर रहना है। अगर हॉस्पिटल से डायग्नोस्टिक से दूर रह के एक मॉडर्न सिटी में रह के 121 साल कोई जिंदा रह सकता है हॉस्पिटल की शक्ल देखे बिना, इसका मतलब शायद कहीं यही तो राज नहीं, क्योंकि उसने ऐसा कोई मौका दिया नहीं, तो उनका बॉडी प्योर रहा आखिरी समय तक। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो मेमोग्राम जो है वो कैंसर को पैदा करता है, ना कि कैंसर को डायग्नोस करता है। यानी कि आप एक बार हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपको बीमार करने के लिए कई सारे ट्रैप है, उनमें से ये एक ट्रैप है जो आपके स्क्रीन में है, राइट। और उसके बाद एक पेशेंट जो कि नॉर्मल था, वो हेल्दी ही था, वो पेशेंट भी नहीं था, सिर्फ छोटा मोटा कोई एक छोटा सा उसमें मान लो एक ट्यूमरस ग्रोथ दिखा या थोड़ा बहुत पेन दिखा, थोड़ा सा अनयूजुअल सिम्टम दिखे, तो वो डर के हमारे मेमोग्राम कराएगा। और हमने अपनी आंखों से देखा है, ये रियल पिक्चर्स हैं जो हमारे पेशेंट ने हमें भेजे हैं, कि उसके बाद किस तरह से एक हेल्दी ब्रेस्ट किस तरह से सड़ने लगता है वो संतरे की तरह। ये सारे इमेज जो आप ठीक से देख भी नहीं पाएंगे, राइट, इतना खतरनाक इमेज, राइट। तो और वो रियल पेशेंट बन जाते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए ना केवल ये जरूरी है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये भी कि किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो ना केवल मेमोग्राम डेंजरस है, बायोप्सी डेंजरस है, कैंसर के जितने भी कन्वेंशनल टेस्ट है सब के सब डेंजरस है। उनमें सबसे पहला नाम आएगा पेट स्कैन। पेट स्कैन क्या होता है? पेट स्कैन थोड़ा सा समझना आपके लिए जरूरी है, बिकॉज अगर इनको नहीं समझते, इनको समझे बिना अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल कर भी लेते हैं, तब भी जीवन में अनजाने में इन ट्रैप में फंस गए, तो जितनी मेहनत आपने की थी, चाहे वो डीआईपी डाइट के राइट सिलेक्शन ऑफ फूड के माध्यम से या एक्सरसाइज के माध्यम से या बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ के, बैड खाना को छोड़ के, लेकिन इस ट्रैप में आए और आपको समझ नहीं आया कि ये पेट स्कैन एक ट्रैप है। पेट स्कैन के माध्यम से कैंसर सेल्स, कैंसर के कीटाणु आपकी बॉडी में डाले जा रहे हैं, और फिर जब कैंसर हो जाएगा तब बोलेंगे कि मैंने तो डीआईपी डाइट लिया जिंदगी भर, तो मैं कैसे पेशेंट बन गया। तो इसे इस सवाल को पूछने की नौबत ना आए, इसीलिए उससे पहले मेरे लिए बताना मजबूरी भी और जरूरी भी है। आफ्टर ऑल इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन मतलब हम सारे जितने मेन तरह की पद्धति है जिस पे आप जा सकते हैं, उसके प्लस पॉइंट और इंपॉर्टेंट उससे अगर माइनस पॉइंट है वो भी बताना जरूरी है, ताकि उससे अवॉइड कर सकें, उस ट्रैप से बच सके। उनमें सबसे बड़ा नाम आता है पेट स्कैन का। पेट स्कैन का जो थ्योरी है वो आपके बॉडी में कैंसर सेल की हलचल है कि नहीं, इस बात के लिए पेट स्कैन किया जाता है। और थ्योरी उसकी है कैसे पता चलेगा कोई भी सेल नॉर्मल सेल की कैंसर सेल है। तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन विदाउट एनी साइंस, विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये एक सिचुएशन दिमाग में रख ली कि जो सेल ज्यादा शुगर खाएगा उसे हम कैंसर सेल घोषित कर देंगे। कैसे पता चलेगा हमारे बॉडी के अनगिनत खुद से सेल्स में से कौन सा सेल ज्यादा शुगर खा रहा है? तो उसका एक उन्होंने पैमाना बना लिया कि हम इंजेक्ट करेंगे शुगर बॉडी में और शुगर के साथ बाइंड कर देंगे रेडियोएक्टिव मटेरियल को, इसे कहते हैं एफडीजी, फ्लोरोडाइऑक्सी ग्लूकोज, एफडीजी, और उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। और जो भी सेल ज़्यादा शुगर खाएगा तो उस शुगर के चक्कर में उसका जो ट्रैप्ड रेडियोएक्टिव मटेरियल है वो भी सेल्स के अंदर जाएगा। और रेडियोएक्टिव मटेरियल की जो क्वालिटी होती है, जो आपको पता है, अपने 8वीं में 5वीं में सीखा है स्कूल में, कि वो चमकेंगे और जब स्कैन करेंगे तो वो अलग से नजर आएंगे, वो चमक, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ ज़्यादा शुगर खाया गया है, और उससे हम घोषित कर देंगे कि ये वाला पार्ट शुगर ज़्यादा खाया, ये कैंसर है, ऐसा घोषित कर देंगे। और घोषित करते हुए जितनी जगह पे इस तरह के चमक दिखेगी उतना स्टेज ऑफ कैंसर बता दिया जाएगा। ये सेकंड स्टेज कैंसर क्योंकि 2 जगह चमक दिख रही है, यहाँ पे थर्ड स्टेज कैंसर क्योंकि 3 जगह चमक दिख रही है। तो ये चमक के बेसिस पे है, और चमक इस बेसिस पे है कि कौन से वाले सेल ने शुगर ज्यादा खाया है। लेकिन इंपॉर्टेंट 2 बात आप समझ लीजिए कि आपने बचपन में ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसके आसपास भी अगर आप जाते हैं तो भी आपको कैंसर हो सकता है। और जब आप ये पेट स्कैन कराते हैं, जिन्होंने कराया उनको पता है, पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि इस पेट स्कैन के बाद 1 हफ्ते तक मैं किसी छोटे बच्चे के पास नहीं जाऊंगा, किसी प्रेग्नेंट लेडी के पास नहीं जाऊंगा, दूर काफी डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, क्योंकि आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल घूम रहा है, और ये रेडियोएक्टिव मटेरियल किसी प्रेग्नेंट लेडी को कैंसर बना सकते है, पेशेंट बना सकती है, किसी छोटे बच्चों को कैंसर पेशेंट बना सकती है। जरा सोच के देखिए, जो रेडियोएक्टिव मटेरियल आपके बॉडी में है लेकिन कोई और आपके पास जाएगा तो वो कैंसर उसमें आ सकता है। तो क्या उस रेडियोएक्टिव मटेरियल से आपके बॉडी में कैंसर नहीं बन सकता? डेफिनेटली यस। यानी कि कैंसर के डायग्नोसिस के बहाने आप अपने बॉडी में कैंसर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जब डॉक्टर बोलेगा देखो जी ये तो कैंसर दिखा रहा है, जबकि उसमें कंट्रीब्यूशन तो इसी वाले टेस्ट का है। ये जो टेस्ट है ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक टेस्ट है, इसका कोई बेसिस नहीं है। इस बात को समझने के लिए आप ये किताब पढ़िए bishop.com/rtm में जाके, तो और इलॉबरेटेड है और ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस के साथ है। वो एविडेंस और यहाँ डिस्कस करेंगे, तो ये जो 3 महीने का ट्रेनिंग है ये और लंबा हो जाएगा, तो उसको यहाँ पॉज देते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कैंसर के बहाने डॉक्टर जब भी कोई टेस्ट बोले, चाहे पेट स्कैन बोले, चाहे बायोप्सी बोले, चाहे मेमोग्राम बोले, तो उन सबको आपको पूरी तरह एफिनिसी बोले, उन सबको पूरी तरह अवॉइड करना है, बिकॉज वो टेस्ट साइंटिफिकली प्रूवन है ही नहीं कि उससे कैंसर डिटेक्ट होता है। नंबर 1 इसमें सबूत है। नंबर 2 टेस्ट से साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि आप जिस चीज़ के लिए टेस्ट करना चाह रहे हैं वो चीज़ आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाएगी। तो वो इस तरह के टेस्ट मत कराइए। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, कुछ लोग बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा हमारे बॉडी में कैंसर है कि नहीं? कैसे पता चले ना चले, लेकिन इस तरीके से पता नहीं चलेगा, इस तरह से कैंसर प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इतना बोलने के बाद भी कई लोग फिर भी सेम सवाल अलग अलग बात पूछते हैं, अलग अलग तरीके से, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा। उन सारे लोगों को चुप कराने के लिए मैं बोलता हूं कि पता अगर कोई टेस्ट करना है तो आप कॉइन टेस्ट कर लो, कैंसर है कि नहीं। आप क्या करो, ये हेड का मतलब कैंसर है और टेल का मतलब कैंसर नहीं है। एक कॉइन को हमने टॉस किया और अगर हेड आया वो इसका मतलब आपकी बॉडी में कैंसर है। अब आप बोलेंगे तो मजाक है, ये तो तुक्का है, लेकिन जितना तुक्का ये है उतना तुक्का पेट स्कैन भी है, उतना तुक्का बायोप्सी भी है, उतना तुक्का मेमोग्राम भी है। कम से कम ये हार्मफुल नहीं है, वो तो हार्मफुल भी है। कम से कम इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, उसमें पैसे भी लगेंगे। तो जितनी बार आपके दिमाग में बात आए कि कैसे पता चलेगा कि हमारे बॉडी में कैंसर सेल है कि नहीं, और इस बात के आने से अगर आप सोचेंगे चलो पेट स्कैन करा लेता हूं, बायोप्सी करा लेता हूं, उतनी बार सोचिए एक और टेस्ट आपके सामने है जो उतना ही रैंडम है जितना रैंडम वो सारे टेस्ट है, राइट। और लेकिन ये हार्मलेस है, ये एटलीस्ट इकोनॉमिकल है, फ्री का टेस्ट है। तो फिर भी कंक्लूसिवली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप टेस्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत नुकसान आपको हो जाएगा। तो हमारे पास जब कैंसर पेशेंट आते हैं, ट्रू कैंसर पेशेंट है कि नहीं, हम कैसे पता करते हैं कि कैंसर पेशेंट है कि नहीं? क्योंकि उसके बेसिस पे हम उनका कौन सा डीएपी डाइट होगा, कौन सा वाला, वो डिसाइड करते हैं। तो हमारा जो बेसिस है, पहला बेसिस कि हीमोग्लोबिन, अगर उसका हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से नीचे
नीचे गिर रहा है तो यह है पहला इंडिकेशन, राइट। हीमोग्लोबिन मान लो 1 महीने में 3-4 पॉइंट नीचे गिर गया तो ये पहला इंडिकेशन है। ये देखा गया है कि अक्सर जब भी किसी को कैंसर होगा तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल अलग अलग कैंसर में जरूर बड़ी तेजी से गिरेगा। ये आंकड़े हैं जो आपके सामने हैं, तो ये हमने पहला बेसिस बनाया है। दूसरा बेसिस जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स, जो कि मैं शुरू से बोलता आया हूँ कि डिस्कम्फर्ट्स को देखिए। क्या उसके बॉडी वेट एकदम से 10 kg 1 महीने में गिर गया तो ये इशारा करता है कि अनयूजुअल लॉस ऑफ वेट है, ना तो उसने डाइट चेंज किया ना कोई और बदलाव किया, तो एकदम से गिर जाता है जहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दूसरी बात। तीसरी बात वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस होने लगती है, वो भी अनएक्सप्लेन तरीके से, और ये तीसरी बात। चौथी बात, साथ में अगर पेन भी बॉडी में कहीं कहीं है तो ये चौथी बात है। तो इन चार में से कोई भी अगर 3 चीजें साथ में जुड़ जाती है, 4 में से कोई भी 3 चीजें होती हैं तो मान सकते हैं कि इसके बॉडी में कोई कैंसरस हलचल हो रही है। तो इतना मानने के बाद अब आपने डायग्नोस कर लिया कि हाँ बॉडी में कैंसर हलचल हो रही है। उसका नाम कौन सा कैंसर देना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अब इसको ठीक कैसे करना है। कैसे पता चलेगा ठीक हो रहा है या ठीक हो गया है? वैसे ही पता चलेगा जैसे ये पता चला कि कैसे पता चला कि बॉडी में कैंसर एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। वो ऐसे कि हीमोग्लोबिन लेवल स्टेबल हो जाए, वो बढ़ने लगे नंबर 1, वीकनेस घटने लगे नंबर 2, पेन घटने लगे नंबर 3, वेट बढ़ने लगे नंबर 4। ये जरा कंडीशन अगर आते हैं, इन पे हम नजर रखते हैं, इसका मतलब पेशेंट ठीक रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें आपको एक हाइपोथेसिस समझना पड़ेगा जो 1889 पे बनी थी, लेकिन 2017 में भी इसका रेलेवेंस है। इससे आपको कैंसर के बारे में पता चल जाएगा, कैसे इलाज करना ही पता चल जाएगा। कैंसर का हाइपोथेसिस बनाया था कि इसे कहते हैं सॉइल एंड सीड हाइपोथेसिस। सीड, बीज, इमेजिन कीजिए एक बीज है मेरे हाथ में और ये बीज बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही फर्टाइल है, लेकिन ये बीज अपने आप में प्लांट बनेगा कि नहीं बनेगा ये निर्भर करता है कि इस बीज को आपने कहाँ रख दिया है। ये इस बीज को कंक्रीट के ऊपर रख देंगे तो ये कितना भी फर्टाइल हो ये कभी भी ग्रो करके प्लांट नहीं बनेगा। सिमिलरली ये बीज अगर एक उपजाऊ मिट्टी के बीच में रख दिया तो ये एकदम से खिल जाएगा, प्लांट बन जाएगा। तो बीज अपने आप में डिसाइड नहीं कर सकता कि उसका फ्यूचर क्या होगा, ये डिसाइड करेगा वो एनवायरमेंट क्या है। तो कैंसर की यही थ्योरी, इसी थ्योरी कहते हैं सॉइल एंड सीड थ्योरी। सीड, राइट, इज अ कैंसर, लेकिन वो बढ़ेगा या रुक जाएगा वो डिपेंड करता है कि कौन से वाले सॉइल में उसको डाला गया है। यानी कि आपका बॉडी का जो एनवायरमेंट है वो सॉइल है, उसे अगर बदल देंगे तो आपकी बॉडी में जहां भी कैंसर हलचल है वो खत्म हो जाएगी। इसको अगर आप थोड़ा सा और इलॉबरेटली समझना चाहते हैं इस हाइपोथेसिस को, तो एक और उदाहरण देकर समझाता हूं मैं आपको। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब कि एक ऐसा जोन जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ना तो बहुत गर्म पृथ्वी से ना तो बहुत ठंडा। जुपिटर का डिस्टेंस सन से इतना दूर है कि वो बहुत ठंडा है, वहाँ लिविंग बीइंग नहीं रह सकते। एट द सेम टाइम वीनस की दूरी या मरकरी की दूरी सन से इतना पास है कि इतना गर्म है कि वहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन गोल्डीलॉक्स जोन वो जोन है जहाँ पे ना गर्म ना बहुत ठंडा। अर्थ उसमें आता है, मार्स भी उसमें आता है। इसीलिए मार्स में एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ जीवन बिताया जा सकता है, जीवन हो सकता है, या वहाँ पे जीवन की कोई ना कोई साइन मिल सकता है। इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं कि भाई रॉकेट भेजा जाए, सैटेलाइट भेजा जाए, क्योंकि वहाँ जीवन की उम्मीद है, बिकॉज वो गोल्डीलॉक्स जोन में बीच में आता है। जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को आप इंसान के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंसान के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इस प्रकार से है। ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में गोल्डीलॉक्स जोन को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, जो कि 2019 का नोबेल प्राइज साइंस है। एंजियोजेनेसिस का मतलब यह है कि आपके बड़े ब्लड वेसल्स हैं और बड़े बड़े ब्लड वेसल में से ब्रांचेस की तरह, पेड़ के तनों की तरह छोटे छोटे ब्रांचेस आते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल आते हैं, उसके अंदर से कैपिलरीज आते हैं, कैपिलरी के अंदर से सब कैपिलरीज आते हैं। इस तरह से जिस तरह से पेड़ के मोटे तने से छोटे छोटे ब्रांचेस और छोटे ब्रांचेस ऐसे बनता है, वैसे हमारे बॉडी में ये प्रोसेस है, सारे बॉडी में, जिसे कहते हैं एंजियोजेनेसिस, राइट। तो गोल्डीलॉक्स जोन इज अ जोन विच कैन बी कंपेयर्ड विद एंजियोजेनेसिस। और अगर एंजियोजेनेसिस की बात करें तो एंजियोजेनेसिस में आपको समझना पड़ेगा, अगर वो ब्रांचेस ज्यादा होंगे जितने होने चाहिए तो सेल्स को ज़रूरत से ज़्यादा फूड मिलेगा, उससे अलग बीमारियां होती हैं, कैंसर, ब्लाइंडिंग डिजीज, ओबेसिटी। और अगर ब्रांचेस जितने होने चाहिए उससे वो ब्रांचेस ब्लॉक हो जाए या कम हो जाए, उससे एक अलग तरह की बीमारी होने लगती है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हेयर लॉस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो यानी कि वो ब्रांचेस का एक बैलेंस, जिस तरह से गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब है कि ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा, ना तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस विच कॉजेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इलनेस लाइक कैंसर, ना तो बहुत कम ब्रांचेस विच कॉजेज इलनेस लाइक हार्ट डिजीज, क्रोनिक किडनी फेलियर, डायबिटीज एक्सेट्रा। एक बैलेंस, इसी बैलेंस का जो बॉडी मेंटेन करता है, जिसे बोला जाता है उस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। इसी मैकेनिज्म को एंजियोजेनेसिस बोला जाता है। जब ब्रांचेस ज्यादा होने लगते हैं तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, ब्रांचेस कम होने लगते हैं तो डायबिटिक फुट होता है। देखिए एक सिर की तरफ है, एक पैर की तरफ है, राइट। बीमारी एक ही है डायबिटिक, लेकिन हमारे बॉडी में बैलेंस मेंटेन रहता है कि कितने ब्लड वेसल्स होने चाहिए, कितना फ्लो ऑफ ब्लड होना चाहिए। उसके बढ़ने से भी इट इज अ सिकनेस, उसके कम होने से भी इट इज अ डिजीज। यही हमें समझना पड़ेगा। तो इस बैलेंस को मेंटेन करता है एक खास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी जिसका नाम है VEGF, राइट। ये जो VEGF है ये एक बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन, राइट। इसका जिक्र हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। ये बैलेंस मेंटेन करता है VEGF कि एक तरफ अगर ब्रांचेस ज़्यादा ना हो और वो कम भी ना हो, राइट। ये जब बैलेंस मेंटेन होता है तो दैट इज हेल्थ। ना तो ज़्यादा इस केस में विच विल कॉज कैंसर, ओबेसिटी, ब्लाइंडिंग, और अगर कम हो गया, राइट, इस केस में इट विल कॉज हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड वुंड हीलिंग। इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, एग्जैक्टली ये काम है आपके बॉडी में एक स्पेशल मॉलिक्यूल का। वो मॉलिक्यूल का नाम है VEGF, राइट। सो ये जो मॉलिक्यूल है वास्कुलर
एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इसका नाम है। ये मॉलिक्यूल की मात्रा या ये सिग्नलिंग प्रोटीन की मात्रा अगर बॉडी में कम होगी तभी एंजियोजेनेटिक असर चेंज होगा, या तो ज़्यादा बन जाएगा या कहीं कम बनेगा, यानी कि आप सिक हो जाएंगे। तो आपका सवाल होगा कि ये जो सिग्नलिंग प्रोटीन है, ये सिग्नलिंग प्रोटीन बॉडी जब बनाता है तो बॉडी को किस तरह की खुराक चाहिए जिससे बनता है। अब उस खुराक की तरफ चलते हैं जिससे आपको एक नया क्लू मिलने वाला है, और वो खुराक में से कई सारे खुराक चाहिए। उनमें से ये रिसर्च पेपर है, एक है लाइकोपीन, दूसरा खुराक का नाम है क्यूरसिटीन, तीसरा खुराक का नाम है फ्लेवोनाइड, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये सारे खुराक, चौथा खुराक का नाम है और सोलिक एसिड। तो ये सारे खुराक अगर बॉडी में भारी मात्रा में मिले तो बॉडी एक प्रोटीन बनाता है जिसे कहते हैं VEGF। अगर ये ठीक से बने तो वो बैलेंस मेंटेन होगा, वो बैलेंस अगर मेंटेन हो जाए तो फिर आप हेल्दी रहेंगे। तो ये सारे न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे? ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स में, विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द DIP डाइट, राइट। जब आप फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सारा कच्चा वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये एक्टिव फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। ये एक्टिव फॉर्म में बॉडी में जब मिलेंगे तो बॉडी VEGF का प्रोडक्शन करेगा जो एक बैलेंस मेंटेन करेगा, और आप अगर बीमार हैं तो ठीक होने लगेंगे, और अगर बीमार नहीं है तो बीमार पड़ेंगे नहीं। इस बात को समझें, आप इस बात को हमेशा याद रखें। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी, एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये जो फोटो देख रहे हैं ये नवंबर 2015 का है, सुरीन का है, थाईलैंड का है। थाईलैंड में ये हमारी टीम है, थाईलैंड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की टीम। और थाईलैंड में हर साल एलिफेंट फेस्टिवल होता है जहां पूरे देश से हजारों की संख्या में एलिफेंट इकट्ठे होते हैं। उस साल जब एलिफेंट फेस्टिवल हो रहा था, आप देखिए ये एलिफेंट आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में एलिफेंट देख रहे हैं, पीछे भी एलिफेंट है। तो तब मुझे गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने इनवाइट किया था एज गेस्ट ऑफ ऑनर। तो मुझे मौका मिला उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। और तब जब वहां पे पार्टिसिपेट कर रहा था तो एक सेंटेंस बार बार वहां पे लोकल भाषा में अनाउंस कर रहे थे, और वो सेंटेंस इतने बार कर रहे थे तो मेरे दिमाग में थोड़ा फिट हो गया। वो सेंटेंस था या लिंग चैंग दाओ राहान कॉन्ग कॉन पॉन चांग चाउ देवे। तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला ये बार बार आ रहा था, थाई लैंग्वेज में ये कुछ बोल रहे थे। और तब मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर पिटारा, ये एलिफेंट की डॉक्टर है, इनसे मैंने पूछा कि ये क्या वो अनाउंसमेंट है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि अनाउंसमेंट हम ये बोल रहे हैं कि कृपया करके हाथी को इंसानी खाना ना दें, हाथी बीमार पड़ सकते हैं, मर सकते हैं। तो ये बार बोल रहे थे। तो उसी वक्त जब मैंने नीचे देखा, नीचे पूरे वहाँ के लोकल लोगों ने फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल से पूरा जो सड़क है वो बिखेर रखा था, और हाथी वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे थे, राइट। तो अब बात थोड़ी सी आपको समझ आ रही होगी, हाथी जो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है, व्हाट दे आर ईटिंग फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, राइट, एंड व्हाट कैन मेक देम सिक जब वो इंसानी खाना खाते हैं। मैंने डॉक्टर पिटारा से पूछा क्या हाथी में कैंसर होता है, क्या हाथी में डायबिटीज होती है, क्या हाथी में हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो उन्होंने बोला ऐसी कोई मशीन बनी नहीं जिससे हम ब्लड प्रेशर उसका चेक कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है, उनमें कैंसर के कोई इंसिडेंट हम देखते नहीं है। लेकिन हाँ अगर वो पालतू रहते हैं और अगर वो हम केमिकल या फूड उस तरह देते हैं तब कई बार ट्यूमरस ग्रोथ दिखाई देते हैं। अगर नेचुरल हैबिटेट में हाथी होता है तो उनमें ना तो कैंसर होता है, ना डायबिटीज होती है, ना ही किसी तरह का डिजेनरेटिव डिजीज हमने देखा है। तो ये एलिफेंट की डॉक्टर की फोटो आप देख रहे हैं, डॉक्टर पिटारा इनका नाम है। तो फिर हमने पूछा जब एलिफेंट बीमार ही नहीं पड़ते तो गवर्नमेंट ने एलिफेंट डॉक्टर क्यों अपॉइंट किया। तो उनका जवाब था एलिफेंट अगर इंजर्ड होते हैं तो उस वक्त उनकी इंजरी ठीक से हील हो जाए, उनका देखभाल हो जाए, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर या हेल्थ असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो इससे एक छोटा सा आपको एक इंस्पिरेशन मिल रही है कि असलियत में नेचर के रूल को ना ब्रेक करते हुए अगर हम नेचर में फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल को उसी मात्रा में उसी फॉर्म में ले जिस फॉर्म में नेचर ने बनाया है तो क्या होगा, देन यू विल गेट ऑल दोस न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट ही आपके बॉडी में VEGF के माध्यम से और इसी तरह के और सिग्नलिंग प्रोटीन के माध्यम से बैलेंस मेंटेन करेंगी, और बैलेंस मेंटेन करेंगी तो बीमारी अगर है तो चली जाएगी और नहीं है तो आएगी नहीं। तो हाथी की बात कर रहे थे, तो पिछले थर्ड लेक्चर अब तक आपको आपने क्या सीखा उसको थोड़ा सा कंक्लूड करने के लिए हाथी का एग्जाम्पल लेते हैं। बचपन में आप में से कई लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, जब इसका शीर्षक है 7 अंधे और एक हाथी। अब इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो जहां पे एक हाथी खड़ा है और 7 अंधे हैं, और सातों अंधों को हाथी का एक अंग पकड़ाया गया है और पूछा गया क्या लगता है आपको। तो जो अंधे ने हाथी का सूट पकड़ा और ये इमेजिन कर रहा है ये क्या होगा, तो बोलता है लगता है कोई सांप है। सिमिलरली दूसरे ने उसका कान पकड़ा तो ये क्या है, लगता है कोई चटाई सी लग रही है। तीसरे ने उसके पैर पकड़े हुए हैं तो लगा कि क्या है, उसको लगता है कोई पेड़ की बहुत बड़ी शाखा है। और चौथे ने उसका पेट पे हाथ लगा के देखा, उससे पूछा ये क्या है, ये तो लगता है कोई दीवार है। और एक ने उसका पूंछ पकड़ा दिया एक को, तो उसने उससे पूछा क्या है, लगता है कोई रस्सी है। तो हाथी किसी ने नहीं पहचाना क्योंकि उसे एज ए होल नहीं देख रहा था, उसका एक पार्ट को ही देख के अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे ये है क्या। सिमिलरली ऐसा ही होता है जब हॉस्पिटल जाते हैं और किसी एक आंकड़े को देख के ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि इसके बॉडी में क्या चल रहा है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि आपको एज ए होल देखना है, उस मनुष्य को, उस इंसान को, उस विक्टिम को, उस पेशेंट को एज ए होल देखेंगे, उनका ओवरऑल बॉडी में सिम्टम कैसा है, उसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इंटरवेंशन देना, ना कि उनके डायग्नोस्टिक एक छोटा सा पैरामीटर देख के, जैसा कि यहाँ 7 अंधा और एक हाथी की कहानी है। तो अब हमने समझा कि किस तरह से आप ट्रैप में फंस सकते हैं, उस ट्रैप से बचने के लिए और इलाज कैसे करना है अलग अलग मेडिकल कंडीशन में, इसको समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दूं कि DIP स्टैंडर्ड DIP डाइट की हम
बात करते हैं और उसके 7 अलग अलग तरह के डीआईपी डाइट है, उसको समझने से पहले आपको ये स्लाइड समझना जरूरी होगा। जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है आपकी हेल्थ को ठीक करने में, दैट इज जब हम वो उसी फॉर्म में लेते हैं प्लांट बेस्ड डाइट जिस फॉर्म में कुदरत ने बनाया 100% रॉ। लेकिन किसी वजह से, कौन सी वजह है वो आज हम समझेंगे 7 हाउसेज ऑफ डीआईपी डाइट वाले गेम के माध्यम से। किसी वजह से अगर वो स्टीम डाउन करके लेते हैं तो 70% फिर भी इफेक्टिव होता है, बॉयल करके लेते हैं तो 50% फिर भी इफेक्टिव होता है। जब जूसेस फॉर्म में लेते हैं तो बहुत सारे फाइबर्स को निकाल के अलग कर देते हैं आप, तब भी 40% इफेक्टिव रहता है। जब आप कुक करके लेते हैं तो पेट तो भरता है लेकिन आपकी हीलिंग प्रोसेस में 0% इफेक्टिव रहता है। तो ये जो मैंने आपको स्लाइड दिया, इस स्लाइड के बेसिस पे अब कुछ एक्सप्लेनेशन है जो आपके लिए ना केवल मजेदार है, आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा। अभी तक जो आपने सीखा डीआईपी डाइट, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट, जो ज़्यादा प्रेवलेंट है, जो ज़्यादा लोगों को पता है देश दुनिया में, जिसका प्रयोग लाखों लोग आज कर रहे हैं, जिससे उन्होंने अपनी डायबिटीज, अपनी हाइपरटेंशन, अपना हार्ट डिजीज, अपनी ओबेसिटी, अपने जॉइंट पेन, इन सारी बीमारियों से जो छुटकारा पाया है, उस डाइट को आप डीआईपी डाइट नाम बोल के स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट बोल सकते हैं। और लेकिन डीआईपी डाइट टोटल 7 तरह के हैं जो अपने हॉस्पिटल्स में अपने पेशेंट को देते हैं बेस्ड ऑन देयर डिजीज। तो यानी कि एक स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट का तो आप सबको पता ही है, लेकिन स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट के अलावा 6 और डीआईपी डाइट है। स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट इज द वन जो बीच में आप देख रहे हैं, नंबर 1 जो हाउस है वो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट का है। लेकिन इसके अलावा 6 और डीआईपी डाइट है जो आज हम बात करेंगे। उसमें नंबर 2 है, आप देख रहे हैं सर्केडियन डीआईपी डाइट, ये नंबर 2 है। अब सर्केडियन डीआईपी डाइट जो है ये क्या है और क्यों यूज़ करना है उसको मैं समझाता हूँ। सर्केडियन क्लॉक के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। सर्केडियन क्लॉक का जो क्लास है ये आगे आने वाला है, लेकिन अब इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए कि डीआईपी डाइट में से डिनर में अगर हम प्लेट 2 को हटा देते हैं तो जो डाइट है वो हमारे बॉडी के सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसीलिए इस डाइट का नाम रख दिया हमने सर्केडियन डीआईपी डाइट, यानी कि डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 इन डिनर, यानी कि डिनर में कोई कुक फूड नहीं है, राइट, और ऊपर से डिनर को सनसेट से पहले खाना है, तो ये बन गया सर्केडियन डीआईपी डाइट, राइट। तो ये किसको कैसे देना है ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जितने सारे यहाँ पे तरह के डीआईपी डाइट सबको समझ लेते हैं। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट। जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट में एक बदलाव करते हैं कि जो डीआईपी डाइट है उसमें कुक्ड फूड यानी कि प्लेट 2 में किसी तरह का अन्न डालना मना है, ना गेहूं, ना चावल, ना मिलेट्स, इन सब को हटा दो। तो अब इसकी जगह पे किसी को रोटी खाना है तो जीरो ग्रेन आटा का ही रोटी बनाएंगे। तो अब आप देखिए वीडियो की कैसे जीरो ग्रेन आटा बनाना है। जीरो ग्रेन आटा 2 रेसिपीज में आपको बैक टू बैक दिखा रहा हूं और उन्हीं रेसिपीज से आपको जीरो ग्रेन रोटी बनानी है। तो जीरो ग्रेन रोटी डालना है, रिप्लेस करना है, और तब ये जो डीआईपी डाइट बन गया जीरो ग्रेन डीआईपी डाइट। तो देखते हैं कि किस तरह से आपको जीरो ग्रेन आटा बनाना है। हेलो एवरीवन, आज हम आपको नो ग्रेन चपाती बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इसमें हमने दालें यूज़ किए हैं और सीड्स यूज़ किए हैं और कोकोनट पाउडर। सबसे पहले हमने इसमें 20 ग्राम जो है ये मूंग दाल धुली हुई डाली है, देखिए। ये मूंग मसूर है धुली हुई, ये 20 ग्राम है। इसके बाद हमने कोकोनट पाउडर है, ये ड्राई कोकोनट पाउडर है, इसको 20 ग्राम लिया है। ये चिया सीड्स है 10 ग्राम। इसके बाद ये पंपकिन सीड्स हैं 10 ग्राम। इन सबको लेके हम इसमें मिक्सी में पीस रहे हैं। इसको बीच में 1-2 बार हिलाना पड़ता है क्योंकि ये साथ में लग जाता है जार के, इसमें ऑयल सक्रीशन हो जाता है। देखिए ये हमारा आटा पीस के तैयार हो गया। इसको हम पीस के रख सकते हैं घर में, अगर हम 10-15 दिन तक भी रखना चाहते हैं। ये हमने 2 चपाती का आटा लिया है, और अगर हम इसको घर पे बना के रखना चाहते हैं 15 दिन के लिए, तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रॉपर सन ड्राई करने हैं ताकि इनमें मॉइस्चर ना आए और ये ख़राब ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा निकला है तो उसकी वजह से ये चिपक गया। आपको अच्छी तरह से निकालना है। देखिए आटा बनके तैयार हो गया और इसको हमने गूंद लिया है, और 2 घंटे पहले हमने इसको गूंद लिया था, और इस तरह से ये पेड़े बना के हमने रख दिए हैं। और अब हम चपाती बनाना सीखेंगे। चलिए हम किचन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने आटा बनाया था उसको हमने गूंद के रखा है। तकरीबन 1-2 घंटे पहले हमने इसको गूंदना है। और अगर हम इसको देखेंगे तो देखिए ऑयल सक्रीशन हो रहा है क्योंकि इसमें हमने सीड्स डाले हैं, कोकोनट पाउडर है, तो ये उसकी वजह से है। अब हम चपाती बनाएंगे। शुरू में आप बटर पेपर ले सकते हैं, और धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से बना पाएंगे। ये देखिए हम ऐसे बना रहे हैं। हमने यहाँ आटा भी रखा है, अगर आपको ज़रूरत है तो यू कैन यूज़ दैट आल्सो। देखिए आप ये चपाती बनाएंगे ऐसे। ये हमारी चपाती बनके तैयार हो गई है, और जब आप इसको तवे पे डालेंगे तो अपने आप ही उतर जाएगी। ये देखिए
ये शुरू शुरू में आपको करना है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे भी बना पाएंगे। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा धुआं भी निकल रहा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल सक्रीशन है, क्योंकि इसमें से ऑयल निकल रहा है। आप इसे थोड़ा सा सेक भी सकते हैं। देखिए हमारी चपाती बनके तैयार हो गई है, और इसी तरह से हम 2 चपातियाँ उस आटे की बना लेंगे। आपने अभी वीडियो में देखा किस तरह जीरो ग्रेन आटा बनाना है, यानी कि ग्रेन को माइनस कर दिया हर तरह के, और ग्रेन की जगह जीरो ग्रेन डाल दिया, देन आटा डाल दिया, देन बिकम जीरो ग्रेन डाइट, डीआईपी डाइट। चौथे नंबर का डाइट का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट। नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट का मतलब कि हमने डीआईपी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करते हैं जिससे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन के बढ़ने से बॉडी की क्लींजिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगता है, ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो डाइट है, इसमें बदलाव नंबर 1 कि हर डाइट से पहले, सुबह के फ्रूट ब्रेकफास्ट से पहले वेजिटेबल खाना है लगभग 100 ग्राम, या फिर आप इसको ऐसे ले लें जितना आपका वेट है उसका इंटू 2 कर दें, उतने ग्राम आपको वेजिटेबल लेना है। मान लो मेरा वेट 70 ग्राम है, इंटू 2 कर दिया 140, इंटू 2 140, इतना ग्राम मुझे वेजिटेबल खाना है ब्रेकफास्ट, फ्रूट ब्रेकफास्ट शुरू करने से पहले। और लंच से पहले और डिनर से पहले जितना मेरा वेट है उसका आधा कम से कम उतना पत्ते चबाने हैं। मेरा वेट 70 ग्राम इंटू आधा 35 ग्राम ग्रीन लीव्स बिफोर लंच, 35 ग्राम ग्रीन लीव बिफोर डिनर। और डीआईपी डाइट में पत्तों को मैंने ऐड कर दिया लंच और डिनर में, और डीआईपी डाइट में वेजिटेबल ऐड कर दिया बिफोर द फ्रूट ब्रेकफास्ट। जो लंच है और डिनर है उसमें जो पत्ते खाएंगे, कौन से पत्ते खाने, जो पत्ते अवेलेबल हैं, चाहे वो पान के पत्ते हों, तुलसी के पत्ते हों, पुदीने के पत्ते हों, धनिया के पत्ते हों, या फिर लट्टू जिसे बोलते हैं सलाद पत्ता हो, उन सबको अपने सूझबूझ के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने 35 ग्राम बना लिया, मेरे हिसाब से 35 ग्राम, उसको पहले खा लिया, फिर प्लेट 1 खाया सलाद का, फिर प्लेट 2 खाया कुक फूड। इस तरह से पैटर्न में खाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड डीआईपी डाइट। अब इसके बाद आता है सॉफ्ट डीआईपी डाइट, पांचवें हाउस में। सॉफ्ट डीआईपी डाइट उनके लिए होता है जो चबा नहीं सकते किसी कारणवश, या तो दांत ठीक नहीं है, या फिर कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, मुंह में ट्यूमर हो गया, मुंह ठीक से खुलता नहीं है, तो उनके लिए सॉफ्ट डीआईपी डाइट है। सॉफ्ट डीआईपी डाइट मतलब कि फ्रूट चबा के खाने की बजाय उसकी स्मूदी बना दी, उसके जूसेस बना दिया, वेजिटेबल चबा के खाने के बजाय उसके सूप बना दिया, उसके स्मूदीज बना दी, उसके जूसेस बना दिया, नट शेक बना दिया, प्लांट बेस्ड नट शेक, प्लांट बेस्ड मिल्क दे दिया, कोकोनट वाटर दे दिया। तो जो भी चीज प्लेट 1 में था उसकी स्मूदी या उसके जूसेस या उसके सूप बन गए, जो भी चीज फ्रूट ब्रेकफास्ट में था उसकी स्मूदी या उसके जूसेस बन गए। और इसके अलावा क्योंकि वो चावल रोटी खा नहीं सकता, सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट लेना है, तो उसकी जगह पे नट शेक दे दिए और कोकोनट वाटर दिन में 2 बार दे दिया। तो अब जो डाइट जो कहलाएंगे ये सॉफ्ट डाइट हो गया। अब आते हैं 6 नंबर हाउस पे, या 6 नंबर डाइट है स्टीम्ड डीआईपी डाइट। स्टीम्ड डीआईपी डाइट सिर्फ एक ही बदलाव है, जो प्लेट 1 है सलाद उसको थोड़ा स्टीम कर लेना, तब ये बन जाएगा स्टीम डीआईपी डाइट। स्टीम डीआईपी डाइट क्यों देते हैं इस पे हम आगे आते हैं, लेकिन उससे पहले आखिरी पे आते हैं रॉ डीआईपी डाइट। रॉ डीआईपी डाइट में प्लेट 2 को अगर हटा दें हम डीआईपी डाइट में से, तो जो बचा वो है हो गया रॉ डीआईपी डाइट। तो इस तरह से ये तो टोटल 7 हाउसेज हैं, और इन 7 हाउसेज में हमें पेशेंट को रखना होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कौन से पेशेंट को कौन से वाले डाइट देना है, यानी कि कौन से पेशेंट को कौन से हाउस में रखना है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब आपके पास पेशेंट आएंगे, या जब आप अपने लिए निर्णय लेंगे, तो किस तरह से कौन सा डाइट आपको लेना है ये कैसे पता चलेगा, उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट आता है, तो डायबिटीज का पेशेंट सिंपल डायबिटीज का पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, तो हमने हाउस नंबर 1 यानी कि ये डीआईपी डाइट स्टैंडर्ड वाला जो है उसको हम लेने बोल देते हैं कि आपको सिर्फ यही लेना है। सिमिलरली अगर कोई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का पेशेंट आ जाता है, तो उसको भी हमने हाउस नंबर 1 पे डाल दिया, यानी कि उसको स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट ही लेना है, यानी कुछ और नहीं करना, सिंपली उसको स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट लेना है। कोई अगर हार्ट पेशेंट आ गया, एंजाइना वाला पेशेंट आ गया, तो भी उसको सिंपल डीआईपी डाइट ही लेना है, कुछ और नहीं करना है। तो मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे कि इसी में हम लोगों को डाल देते हैं। कोई अगर मोटा पेशेंट आ गया और पतला होना चाहता है, तो हम उसको भी हमने ओबेसिटी के लिए सिंपल डीआईपी डाइट में डाल दिया। ठीक इसी तरह से कोई जॉइंट पेन का अगर पेशेंट आता है, तो उसको भी हमने बोला कि कुछ मत करो, सिर्फ ये डीआईपी डाइट, जैसे हम स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट बोल रहे हैं, ये आप 1 महीने के लिए ले लो, आपका पेन कम हो जाएगा, और पेन कम होने के बाद भी ये लेते रहना। दिस इज हाउ वी स्टार्ट फॉर एटलीस्ट। इस तरह के कंप्लेन वाले जब पेशेंट आते हैं, तो उस सबको हाउस नंबर 1 डीआईपी डाइट हाउस में हमने रख दिया। इसमें 2 चीजें होंगी, नंबर 1 या तो वो ठीक हो जाएंगे विद इन अ मंथ्स टाइम, राइट, या फिर वो ठीक नहीं होंगे। ठीक हो जाएंगे ये ज्यादा लाइकली है। अगर ठीक नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर वो डायबिटीज पेशेंट है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो यानी ठीक नहीं हो रहा मतलब उसको फिर भी दवाई लेनी पड़ रही है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा बहुत अब भी दवाई लेनी पड़ती है कंट्रोल करने के लिए, तो उसको इस हाउस से हटा के कुछ दिनों के लिए इस हाउस में डाल देते हैं, हम जीरो ग्रेन डाइट में डाल देते हैं कि भाई आप यहाँ इस घर में रहो, कम से कम हफ्ता 10 दिन रहो, या जब तक रहो जब तक कि आपका ब्लड शुगर बिना इंसुलिन की पूरी तरह नॉर्मल हो जाए, तभी तब तक आपको इसमें रहना है। खास तौर पे अगर वो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट है, अगर वो छोटा बच्चा इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो उसको हम इधर नहीं रखते, उसको हम पहले से ही इधर रख देते हैं। और इधर रखने के बाद या तो इंसुलिन उसका छूट जाएगा, इंसुलिन छूट गया तो फिर अब उसको यहाँ लाके देख सकते हैं कि भाई यानी कि ग्रेन इंक्लूड कर देख सकते हैं। इधर रखने के बाद भी अगर उसकी इंसुलिन नहीं छूटती और डायबिटीज 1 पेशेंट है, तो इधर से फिर उसका ट्रांसफर कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। वो 3 महीने तक भी हो सकता है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट, जब तक कि उसकी इंसुलिन ना छूट जाए। तो इस तरह से हम डायबिटीज के अलग अलग कंडीशंस में हम इन तीनों हाउसेस के बीच में डिसाइड करते हैं कौन सा हाउस में उसको शुरू में रखना है, कौन सा हाउस में बाद में रखना है। बाद में हमेशा अधिकतर लोग जब वो ठीक हो जाते हैं तो अल्टीमेटली इसी डाइट पे आना है। दैट इज यूनिवर्सल ट्रू फॉर ऑल द डिजीजेस, राइट। तो
अब इसी तरह से अगर जॉइंट पेन वाला पेशेंट है, उसका जॉइंट पेन किसी भी हालत में अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम उसको जॉइंट पेन वाले को कुछ दिनों के लिए फॉर 10 डेज उसको यहाँ पे रख देंगे जीरो ग्रेन में, क्योंकि कई बार जो जॉइंट पेन होता है वो ऑटोइम्यून डिजीज होता है। ऑटोइम्यून मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमें अटैक कर रही है। कई सारी बीमारियां ऑटोइम्यून की कैटेगरी में आती है, जिसमें जॉइंट पेन भी एक है, डायबिटीज टाइप 1 भी एक है, और इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट अगर आएगा तो सीधे हम उसको पहले हाउस इसमें रख देंगे फॉर 3 मंथ्स, और फिर ठीक होने के बाद फिर उसकी एंट्री डीएपी डाइट पे होगी। तो इस तरह से हम इसको जीरो ग्रेन डाइट को ऑटोइम्यून डाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के बॉडी में ग्रेन से ऑटोइम्यून रिएक्शन ट्रिगर होता है। इसके अलावा दूध से भी ट्रिगर होता है, लेकिन डीएपी डाइट में तुमने दूध को पहले से ही मना किया हुआ है, इसलिए हम उसको उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए कोई एक पेशेंट है जो इन्फेक्शियस डिजीज का पेशेंट है। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वो H1N1 हो, मतलब बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बॉडी हो गया, एकाएक इसका मतलब बॉडी में इन्फेक्शियस डिजीज आ चुका है। जब भी कभी ऐसा हो तो उस पेशेंट को इंपॉर्टेंट ये नहीं कि भाई वो H1N1 है, उसका नाम कोरोना है, उसका नाम इन्फ्लुएंजा है, उसका नाम HIV, उसका नाम ट्यूबरकुलोसिस, उसका नाम मलेरिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, उसका नाम UTI है, ये इंपॉर्टेंट क्या है कि उस पेशेंट के सिम्टम्स हैं, और सिम्टम के आधार पे हमने सिर्फ ये काम किया, उठा के उसको रॉ डीआईपी डाइट पे हमने डाल दिया। राइट, वी पुट द पेशेंट इन द रॉ डीआईपी डाइट कैटेगरी, यानी कि अब डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 पे उसको रहना है जब तक कि उसके सारे सिम्टम ना चले जाएं। हद से हद 10 दिन तक रहना पड़ेगा, और हमने देखा 10 दिन के अंदर सारे सिम्टम गायब हो गए। अब उसको उठा के हमने इसको उठा के डीआईपी डाइट के अंदर डाल दिया कि ये रिकमेंड करते हैं जीवन भर के लिए डीआईपी डाइट लेते रहो, बिकॉज हम प्रिवेंट भी करना चाहते हैं बीमारी को, ना केवल ठीक करना चाहते हैं। जो कैंसर वाले पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो कैंसर वाले पेशेंट्स को हम सबसे पहले इस वाले घर पे रखते हैं, सर्केडियन डीआईपी डाइट पे रखते हैं, और यहाँ से जब ठीक हो जाते हैं तो इस पे रखते हैं। और अगर ठीक नहीं होते यहाँ रखने के 21 दिन से 1 महीने के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आता, इसका मतलब ये सूट नहीं कर रहा, तो उस पेशेंट को फिर हम रॉ पे भी रख देते हैं। खास तौर पे अगर वो ओरल कैंसर का पेशेंट है तो सीधे इसमें पहले रख देते हैं, और अगर वो ओरल कैंसर के अलावा कोई और कैंसर का पेशेंट है तो पहले इस पे रखते हैं। और अगर इस पे वो कंसिस्टेंटली ठीक हो रहा है, ठीक होने का डेफिनेशन मैंने इसी लेक्चर में बता दिया था। हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करना है, वीकनेस का स्टेटस क्या चेक करना है, पेन का स्टेटस क्या चेक करना है, वेट अनयूजुअल गिर रहा है तो क्या वो स्टेबल हो गया, ये चेक करना है। तो इस तरह से हम कैंसर पेशेंट को ठीक करते हैं। और ये ऑटोइम्यून को जैसे मैंने बताया उसकी जगह यहाँ पे है, दिस इज द प्लेस फॉर ऑटोइम्यून डिजीज। और ये लिवर का पेशेंट बच गया, लिवर का पेशेंट की जगह सर्केडियन डाइट में लिवर के पेशेंट की जगह है, लिवर के पेशेंट को सर्केडियन डाइट पे रखते हैं, और सेम सीकेडी के पेशेंट को भी हम सर्केडियन डाइट में रखते हैं। और अगर उसके बॉडी में एक्सट्रीम सूजन है तो इसके अलावा अलग इंटरवेंशन देते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जो आगे चल के मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा, और आगे अगली क्लास में और डिटेल में हम जाएंगे। तो लंग के पेशेंट को हम यहाँ पे डाल देते हैं डीआईपी डाइट में, और डीआईपी डाइट से अगर उसको फर्क नहीं पड़ता है तो लंग के पेशेंट को नाइट्रिक ऑक्साइड वाली डाइट में डालते हैं जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। जैसे अस्थमा है, राइट, अस्थमा में उनको सांसों की तकलीफ है, ब्रोंकाइटिस में सांसों की तकलीफ है, तो ऐसे में उसको पहले डीआईपी डाइट में 1 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो नाइट्रिक ऑक्साइड डीआईपी डाइट में डाल दिया। राइट, तो इस तरह से अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह से डील करते हैं। अब रह गए 2 डाइट, सॉफ्ट डीआईपी डाइट एंड स्टीम डीआईपी डाइट। सॉफ्ट डीआईपी डाइट बेसिकली उनके लिए है जो लोग ओरल कैंसर के पेशेंट्स हैं, और मुंह की कोई तकलीफ है उसके पेशेंट हैं, जो चबाने से पेन होता है, ब्लीडिंग होता है उसके पेशेंट हैं, जिनके दांत ही नहीं है उनके वो पेशेंट हैं, तो सॉफ्ट डीआईपी डाइट उनको देते हैं। राइट, सॉफ्ट डीआईपी डाइट। और स्टीम पे आते हैं, स्टीम उनके लिए होता है 5% पेशेंट ऐसे होंगे जो डीआईपी डाइट पे रहने के बाद उनके पेट में ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी। वो आपको बोलेंगे कि मैं डीआईपी डाइट में जैसे गया तो मुझे ब्लोटिंग होने लगी, एसिडिटी होने लगी, खट्टी डकार होने लगी, यानी कि उनके लिए सलाद सूट नहीं कर रहा है, कच्ची सब्जियां सूट नहीं कर रही है, तो उनको कच्चे की जगह उस प्लेट 1 को स्टीम कर देना है, इतना बताना है। तो यानी कि वो उनको हाउस नंबर 1 पे ना रख के उनको स्टीम वाले में रखना है, यहाँ पे उनको रख देना है, और स्टीम में रहेंगे 1 महीने तक। उसके बाद टेस्टिंग के लिए दोबारा से हाउस नंबर 1 में मतलब सलाद खाएंगे रॉ, और देखेंगे कि आप कुछ फर्क पड़ रहा है, या दोबारा एसिडिटी हो रही है, दोबारा ब्लोटिंग हो रही है, दोबारा डिस्कम्फर्ट आ रहे हैं, डकार आ रहे हैं। अगर तो नहीं तो यानी कि अब उनके बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है, अब रॉ उनके सूटेबल होने लगा है। तो इस तरह से आप चुनाव करेंगे इन 7 में से कौन से हाउस में आपका पेशेंट सबसे बढ़िया तरीके से रह सकता है और रिकवर कर सकता है। अल्टीमेटली तो यही है कि ज़्यादातर लोगों में अल्टीमेटली डीआईपी डाइट पे रहना है, अदर देन द जो कंडीशन मैंने आपको बताए हैं। तो इस तरह से अलग अलग डाइट, अलग अलग मेडिकल कंडीशन में डीआईपी डाइट की जो स्पेशलाइज्ड जो हमने किया है, स्पेशलाइजेशन 7 तरह के, उसमें आपको यूज़ करना है। तो अब जो हमने बात अभी की क्रॉनिक किडनी डिजीज और लिवर डिजीज की, लिवर डिजीज और क्रॉनिक किडनी डिजीज में डीआईपी डाइट का एक मेजर रोल है, लेकिन डीआईपी डाइट के अलावा हेड डाउन टिल्ट एंड हॉट वाटर इमर्शन भी हम पेशेंट को देते हैं अपने हॉस्पिटल्स में। और जब ये करते हैं तो हमने देखा है कि उनकी डायलिसिस छूट जाती है, ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट छूट जाती है, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं और वो अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाते हैं। तो ये जो साइंस है, इसके अगर आपको सारे एविडेंस समझने हैं तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं या वेट कर सकते हैं। मेरी जो इस 3 महीने के ट्रेनिंग में हम इस ग्रेड सिस्टम पे पूरा एक ट्रेनिंग होगा, तो उसमें आप और डिटेल में जाएंगे। ये ग्रेड सिस्टम वेल रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम बन चुका है, और हमारे ही हॉस्पिटल में नहीं, और ये कई सारे हॉस्पिटल्स में भी देश दुनिया में लोग प्रयोग करने लगे हैं। इसका आविष्कार मैंने आज से करीब 3 साल पहले किया था, इसका करीब पौने 3 साल हो गए इसका इन्वेंशन किए हुए। और आपको जान के खुशी होगी कि इस साल 23 फरवरी को 2024 इसी साल ग्रेड सिस्टम की वजह से, के आविष्कार की वजह से, एम्बेसी ऑफ इथोपिया एंड वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने मिलकर इथोपियन एम्बेसी में, ये इथोपियन एम्बेसी के एम्बेसडर हैं, उन्होंने इनोवेशन अवार्ड दिया। तो इनोवेशन अवार्ड इसलिए क्योंकि एक सिंपल स्ट्रेटजी से मुश्किल दिखने वाली क्रॉनिक किडनी डिजीज कितनी आसानी से ठीक हो सकता है, उसके तहत ये दिया। अब यहाँ तक हम पहुँच गए तो एक सवाल किसी के दिमाग में घूम रहा होगा कि अगर हम प्लांट बेस्ड डाइट पे लोगों को ले आते हैं, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें ज़्यादा खाना होता है और जिसमें एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट नहीं है बिल्कुल भी, तो इससे इस सिचुएशन में प्रोटीन कहाँ से
से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, या फिर कोई बोलता है कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। तो ये एक कंफ्यूजन या ये एक डिबेट शुरू हो जाता है। तो इस डिबेट को खत्म करने के लिए मैं आपको लॉजिक से भी समझाता हूँ, एग्जाम्पल से भी समझाता हूँ और साइंटिफिकली भी समझाता हूँ। तीनों एंगल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डाइट की बात कर रहे हैं। डाइट की बात को पूरी एलोब्रेशन से जो बातें बताने जा रहा हूँ, तो बड़े से बड़े न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसीलिए कभी भी आपने ये नहीं सोचा होगा कि न्यूट्रिशन कैन बी हेल्पफुल नॉट ओनली टू प्रिवेंट अ डिजीज, इट कैन बी हेल्पफुल इवन टू क्योर अ डिजीज, रादर इट इज ओनली वे टू क्योर अ डिजीज। तो आते हैं इस लॉजिक पे कि कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा। इस तरह के जो तर्क है, उस तर्क का हम सोल्यूशन की बात करते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, मुझे तो हाई प्रोटीन डाइट लेना है और एनिमल फूड में वो मिलता है, तो अगर आपको हाईएस्ट प्रोटीन डाइट लेना है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन बालों में है। तो आप जब भी बाल काटते हैं तो बाल को फेंकते क्यों हैं, और या आपके दोस्त बाल काटते हैं वो भी इकट्ठा कर लीजिए, उसको नूडल बना के क्यों नहीं खा लेते हैं? क्योंकि दुनिया में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन किसी में है तो वो बालों में है। इंसान भी नहीं और दुनिया का कोई भी जानवर बाल नहीं खाता, बिकॉज बालों में हाईएस्ट प्रोटीन तो है बट नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, नॉट इन डाइजेस्टेबल फॉर्म। तो वो अनयूटिलाइज रह जाएगा बॉडी में, इसीलिए कोई भी नहीं खाता है। अब अगर कोई बोलता है कि मुझे तो ऐसा डाइट चाहिए जो हाईएस्ट कैल्शियम भी जिसमें हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट में उससे भी ज़्यादा कैल्शियम होता है नाखून में। अब नाखून काटते हैं तो उसको फेंक क्यों देते हैं? क्यों ना उसका मिक्सी में पाउडर बना लिया जाए और पानी में घोल के उसको पी लिया जाए। दुनिया का कोई भी जानवर नाखून किसी भी जानवर का अपना नाखून नहीं खाता है, क्योंकि नाखून जो है उसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम तो है बट नॉट इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बॉडी में जाकर अटक जाएगा जिससे बीमारी आएगी। कोई अगर बोलता है कि मुझे कार्ब कहाँ से मिलेगा, अगर मैं रोटी नहीं खाऊंगा, जीरो ग्रेन कर दूंगा, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्ब कहाँ पे है, वो है लकड़ी में। तो लकड़ी का पाउडर बना के क्यों नहीं आप पी लेते, राइट? या लकड़ी का स्लाइस बना के क्यों नहीं पापड़ की तरह खा लेते? दुनिया में कोई भी जानवर लकड़ी को नहीं खाता, क्योंकि इसके अंदर जो कार्ब है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है। तो अपना जो डेफिनेशन है कि मुझे एक ऐसा फूड लेना है जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब है या हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है या हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम है, इस डेफिनेशन में एक छोटा सा बदलाव कीजिए। आई वांट टू ईट अ फूड विद हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म। हाईएस्ट तो चाहिए, लेकिन वो हाईएस्ट जो एब्जॉर्ब भी बॉडी में हो। अब आंसर आएगा फ्रूट्स, अब आंसर आएगा वेजिटेबल, अब आंसर आएगा नट्स, अब आंसर आएगा स्प्राउट्स, अब आंसर आएगा कोकोनट वाटर, राइट? तो यहाँ पे ये तो हो गया लॉजिक या साइंटिफिकली, जैसे मर्जी समझ लीजिए कि आपको जो डाइट मैंने बताया डिजाइन करके, इसमें बॉडी के लिए प्रॉपर नरिशमेंट है। और अगर आपको लगता है कि इस डाइट से आपको ताकत या शक्ति नहीं मिलेगी, या आप अगर सोचते हैं इससे आप चैंपियन नहीं बन सकते, इससे आप पहलवान नहीं बन सकते, तो अब इसका जवाब मैं देता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। दुनिया का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पैट्रिक बेबुआमियन, जिसका फोटो आपके पास आपको दिख रहा है, ये वीगन यानी कि जिस तरह का डाइट मैंने आपको बताया इसी तरह के डाइट में जीते हैं, ना तो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं ना एनिमल फूड लेते हैं, और दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं फास्टेस्ट में। दुनिया के जो फास्टेस्ट वुमेन है तो फियोना ऑक्स, ये भी वीगन तो उन्होंने लिख ही दिया है, ये अपने चेस्ट में आप देख रहे हैं, ना तो डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं ना एनिमल फूड लेते हैं, और दुनिया की फास्टेस्ट वुमेन है। ठीक इसी तरह से डॉक्टर रुथ हेड्रिच, ये आयरन मैन एट द एज ऑफ 83 ईयर्स बाई बीइंग अ वीगन, मतलब कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं, कोई भी एनिमल फूड नहीं, और ये आयरन मैन एट द एज ऑफ 83। आप देख रहे हैं इनकी हेल्थ। तो चाहे हम स्पीड की बात करें, चाहे हम एंड्योरेंस की बात करें, चाहे हम स्ट्रेंथ की बात करें, वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ जब आप प्लांट बेस्ड डाइट लेंगे, राइट? इसको समझाने के लिए आप ये देखिए दुनिया में जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीएस्ट एनिमल कौन से हैं, जैसे हाथी है, जैसे घोड़ा है, जैसे हिरन है, जैसे गधा है, ये घंटों घंटों दौड़ सकते हैं, बहुत सारा सामान उठा के दौड़ सकते हैं। इसके विपरीत जो एनिमल ईटर हैं, चाहे वो शेर है, चाहे वो चीता है, अगर इनकी बात करें, शेर की बात करें, तो अगर आपको लगता है कि वो तेजी से दौड़ सकते हैं क्या, वो थोड़ी देर दूर जाके थक जाते हैं। इसीलिए जब तक वो अपने शिकार के बहुत करीब नहीं जाते तब तक वो छुपे रहते हैं और एक छलांग लगाते हैं, बिकॉज उसको पता है कि उसकी जो स्टेमिना बहुत ही कम है हिरन के कंपैरिजन में, और स्पीड भी कम है। वो पहले 100 मीटर में या 200 मीटर में अगर उसने एनिमल को पकड़ लिया, शिकार को पकड़ लिया, तभी उसका शिकार कर पाएगा। तो स्टेमिना के क्षेत्र में, स्ट्रेंथ के क्षेत्र में, एंड्योरेंस के क्षेत्र में प्लांट बेस्ड ईटर एनिमल जो हैं वो ज़्यादा आप देखेंगे, उनके तरफ आप देखेंगे ज़्यादा पावर दिखाई देगी। अब अगर हम बात करें इंसान की, तो हम हमारा जो बनावट है बॉडी का, वो ज़्यादा एनिमल फूड खाने के लिए है या प्लांट फूड खाने के लिए? अगर इसको हम लॉजिकली भी समझें तो जो कार्निवरस एनिमल होते हैं, प्लांट ईटर, उनके दांत अगर देखेंगे, चाहे शेर के दांत देखें, चीते के दांत देखें, वो बिल्कुल पॉइंटेड होंगे। अब जरा अपना दांत देखिए, जो या गाय का दांत देखिए, या भैंस का दांत देखिए, या गधे का दांत देखिए, वो फ्लैट और ब्रॉड होगा, राइट? सिमिलरली जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन है एक एनिमल ईटिंग एनिमल का, जैसे शेर का जो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन है वो अपने बॉडी साइज से लगभग 3 गुना होता है, जबकि सारे एनिमल जो प्लांट खाते हैं उनका जो इंटेस्टाइन का साइज होता है वो अपने बॉडी के साइज से 10 गुना ज़्यादा है। लाइक ह्यूमन, आपका जो इंटेस्टाइन का साइज है वो आपके हाइट से 10 गुना ज़्यादा है, 10 टाइम्स, राइट? तो अगर आपका हाइट है 66 फुट, तो वो 60 फुट लंबा इंटेस्टाइन है आपका, ये समझ लीजिए लगभग, राइट? तो यानी कि आपकी बॉडी का डिजाइन इज मोर लाइक प्लांट ईटर रादर देन लाइक एनिमल ईटर। ठीक इसी तरह से अगर नाखून देखें, कोई भी जंगली जानवर जो जानवर खाता है उसके नाखून शार्प होंगे, लेकिन कोई भी जानवर जो जानवर नहीं खाता, प्लांट खाता है, उसके नाखून फ्लैट मिलेंगे आपको। अपने नाखून देखें तो इन दोनों में से किसके करीब दिख रहा है, तो वो फ्लैट की तरफ ही इशारा करेगा। अब
आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि मिरर टेस्ट बोल सकते हैं कि एक जानवर जो जानवर को खाता है उसका मुंह जब खोलता है तो वो मुंह काफ़ी ज़्यादा खोल पाता है अपने जो उसके पूरे चेहरे का जो साइज़ है उसके बराबर, जबकि एक प्लांट ईटिंग एनिमल का मुंह थोड़ा सा ही खुलता है। अब आपने शीशे के सामने अपना मुंह रखा, मुंह को पूरा खोला और खोल के आप देखिए कि आप कैसा दिख रहे हैं, एक शेर की तरह दिख रहे हैं या एक गाय की तरह दिख रहे हैं। आप ध्यान से पाएंगे तो आपका चेहरा इज मोर क्लोज टू गाय इन कंपेरिजन टू शेर। तो अगर लॉजिकली भी आप समझें तो आप समझ जाएंगे, या आप अपने बॉडी की मेक को भी समझें कि भगवान ने, नेचर ने हमारी बॉडी को करीब बनाया प्लांट ईटिंग एनिमल के करीब, यानी कि वी आर ओरिजिनली प्लांट ईटर। उसी तरह के हमारे नाखून, उसी तरह के हमारे मुंह, उसी तरह के हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन डिजाइंड है। जब हम एनिमल खाते हैं तो एनिमल का मीट हमारे इंटेस्टाइन में कई घंटे उसको ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन हमारी बॉडी से 10 गुना ज़्यादा लंबा है, इतने वो सड़ जाता है, विच इज अनलाइकली ऑफ द वेजिटेबल्स। इसीलिए हम बेसिकली वी आर नॉट डिजाइन टू ईट एनिमल्स। जिस तरह से आपके पास एक डीजल की गाड़ी है और वो उसमें अगर आप कीमती उसमें पेट्रोल डाल देंगे तो क्या वो चलेगा? वो नहीं चलेगा। हालांकि पेट्रोल और रिफाइंड ऑयल है और महंगा ऑयल है, लेकिन योर कार इज नॉट डिजाइन फॉर पेट्रोल, इट इज डिजाइन फॉर डीजल। और अगर पेट्रोल जबरदस्ती डाल भी देंगे तो थोड़ी देर बाद जाके गाड़ी सीज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी का जो मेन फ्यूल है दैट इज द प्लांट फूड, राइट। इस बात को समझना होगा। इवन जो जानवर होते हैं, जो एनिमल ईटिंग एनिमल भी होते हैं, मान लो शेर है या फिर कुत्ता है या बिल्ली है जो प्राइमरीली प्लांट ईटर नहीं है, तो वो भी जब बीमार पड़ जाते हैं, आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं, जब वो भी बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ समय के लिए जानवर भी, एनिमल ईटर शेर भी शिकार करना छोड़ देता है और वो पत्तों को खाने लगता है, और जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद ही दोबारा शिकार करना शुरू करता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा, आपके पास जिनके पास पेट्स हैं, जो कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, उनका बिहेवियर देखा होगा कि जब भी कभी वो बीमार पड़ते हैं वो भाग के जाते हैं किसी ग्राउंड में और वो लौटते हैं घास में, थोड़ा बहुत घास दबा देते हैं, खूब सारी उल्टी करते हैं और ठीक हो जाते हैं। यानी कि उनके अंदर कोई इनर इंटेलिजेंस है, कोई इनर इंस्टिंक्ट है जो उन्हें बताती है कि अगर हमें बीमारी से बचना है तो उसकी दवा क्या है? ग्रीन्स। इसीलिए जब आप मैंने पहले बोला था सैटेलाइट से पिक्चर अर्थ की खींचेंगे तो 75% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद ग्रीन्स। तो इशारा यह है कि जगह जगह पे नेचर ने, भगवान ने ग्रीनरी के माध्यम से आपको एक मेडिसिन दे दिया है, लेकिन इंसान इतना डिसोसिएट हो गया है नेचर से कि उस मेडिसिन को सामने होते हुए आप देख नहीं पाते हैं। जो हमारा जो एक कोर इनर इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस एनिमल को जिंदा रखता है, वो इंटेलिजेंस हमारा कहीं लुप्त हो गया है। इस इंटेलिजेंस को भी अगर आप पहचानेंगे, उसकी आवाज़ सुनेंगे, तो जो बातें हम यहाँ पे सीख रहे हैं, जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं, ये सारी बातें आपको बिल्कुल आपकी अपनी इंटेलिजेंस भी यही बताएगी। इस बात को समझाने के लिए कि आपके अंदर भी एक इनर इंटेलिजेंस है लेकिन कहीं सोई हुई है, और वो इनर इंटेलिजेंस बोले उसे, एक इनर प्रोग्रामिंग बोले उसको, वो इनर प्रोग्रामिंग हम सबके अंदर एक ही जैसी बनी हुई है। इस बात को समझाने के लिए एक छोटा एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं, और एक्सपेरिमेंट के लिए आप देखिए यहाँ पे 2 शेप्स हैं। ये 2 शेप्स का नामकरण करते हैं। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। एक का नाम है बूबा, एक का नाम है किकी। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता इनमें से कौन सा बूबा है, कौन सा किकी है। अब अगले अपने दिल पे हाथ रखिए, एक पल के लिए सोचिए 10 सेकंड में, जिसका आपका दिल जो बोलता है कि इसका नाम बूबा रख दो, उसका नाम बूबा रख दीजिए। आपका दिल बोलता है इसका नाम किकी रख दो, उसका नाम किकी रख दीजिए। तो अब तक आई एम श्योर कि आपने डिसाइड कर दिया रैंडमली कि एक का नाम बूबा और एक का नाम किकी है, वो लिख लीजिए। अब जवाब सुनिए कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने किसका नाम बूबा सोचा होगा, किसका नाम किकी सोचा होगा। आप सबने 100% लोगों ने, इफ नॉट 199% लोगों ने इसका नाम बूबा सोचा और इसका नाम किकी सोचा। अब जो भी आपने सोचा वो टाइप कर दीजिए अपने चैट में, और जो फाइनल फिगर है वो आपको अंत तक स्क्रीन पे फ्लैश करके हम बता देंगे या चैट के माध्यम से आपको बता देंगे। तो ये एक अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ये कि ये यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं बता सकता कि सभी ने, अधिकतर लोगों ने इसी को किकी क्यों बोला, अधिकतर लोगों ने इसी को बूबा क्यों बोला। तो हमारे अंदर एक इनबिल्ट एक प्रोग्रामिंग है, हमारे अंदर इनबिल्ट इंटेलिजेंस है जो हमें दिशा बताती रहती है, जो हमारे लिए तय पहले से किया हुआ है कि हमारा अगला एक्शन क्या होगा, राइट। तो उसके तहत बियॉन्ड द लॉजिक्स, बियॉन्ड एनी साइंस, वो एक प्रोग्रामिंग है जो प्रोग्रामिंग हमें गाइड कर सकती है अगर हम उस इनर इंटेलेक्ट को सुनने को तैयार हैं। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण, अगर ऐसा नहीं होता तो रैंडमली सबका एक तरफा आंसर नहीं होता। तो उसी का एक सबूत मैं आपको दे रहा हूँ कि आपके अंदर भी एक इनर इंटेलिजेंस है, और वो इनर इंटेलिजेंस उसी तरह का है जैसे एनिमल्स का होता है, राइट। एक एनिमल जो है, प्लांट ईटर जो है, उसके सामने अगर फिश रख देंगे, दूध रख देंगे, कभी नहीं पिएगा। उसका इनर इंटेलिजेंस उसको चूज करने के लिए बोलेगा ही नहीं। लेकिन इंसान ने उस इनर इंटेलिजेंस को स्विच ऑफ कर दिया है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई भी एनिमल ले लीजिए, उसके सामने पिज्जा रख दीजिए, वो खाएगा नहीं, उसको वो फूड दिख ही नहीं रहा। लेकिन इंसान को वो फूड दिख रहा है, हालांकि वो दिखने में फूड की तरह है, टेस्ट भी फूड की तरह करता है, बट दैट इज नॉट ए फूड। एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। आप 2 गड्ढे खोदिए, एक गड्ढे में एक सेब रख दीजिए, एक गड्ढे में एक पिज्जा रख दीजिए, दोनों गड्ढे को भर दीजिए। आप 6 महीने बाद जब आएंगे, आप सेब वाले गड्ढे को जब खोदेंगे तो उसमें सेब नहीं मिलेगा, कीड़े मकोड़े खा चुके होंगे। लेकिन पिज्जा वाले गड्ढे खोदेंगे तो पिज्जा आपको लगभग दिखाई देगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि इवन कीड़े मकोड़े भी पिज्जा नहीं खाते, सिर्फ इंसान ही पिज्जा खाते हैं। तो कीड़े मकोड़े की भी अपनी एक इंटेलिजेंस है, एनिमल की अपनी एक इंटेलिजेंस है, अपनी एक प्रोग्रामिंग है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी भगवान ने प्रोग्रामिंग देके भेजा है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग कहीं स्विच ऑफ हो चुका है, उसी प्रोग्रामिंग को वापस लाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। जब भी कभी कहीं अर्थक्वेक होता है, दुनिया भर में देखा गया कि इंसान ही मरते हैं, बाकी जानवर नहीं मरते हैं। वो जानवर मरते हैं जो ट्रैप होते हैं, जिसको खूंटे से बांधा होता है। बाकी सारे जानवर अर्थक्वेक से कुछ समय पहले वहाँ से खिसक लेते हैं, भाग जाते हैं। चींटियां जो है कई महीने पहले अपना रास्ता बदल लेती हैं। चिड़िया जो है उस तरह के पेड़ों में बैठना या घोंसला बनाना छोड़ देती है। तो ये सारे बदलाव देखे गए बिहेवियर में बाकी पृथ्वी के
प्लांट्स एंड बाकी पृथ्वी के एनिमल्स में या बर्ड्स में। तो यानी कि उनके अंदर एक इनर इंटेलिजेंस है जो इनर इंटेलिजेंस गाइड करता है उनको मरने से बचाता है। ये इंटेलिजेंस हमारे अंदर कैसे आ सकती है, उनके अंदर क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, उसका हेल्थ इम्प्लीकेशन क्या है, ये सारा कुछ हम आगे समझेंगे जब हम 0 वोल्ट वाले चैप्टर में जाएंगे, उस लेक्चर को समझेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुल मिलाकर ये समझना पड़ेगा कि आपको जिस प्रकार का आपका आकार बनना है दैट इज मोर क्लोज टू द प्लांट ईटिंग एनिमल। इसका मतलब चूज करने की बारी जब आती है आपको प्लांट बेस्ड फूड ही चूज करना है। जो प्लांट बेस्ड फूड जिसके आधार पर हमने 7 अलग अलग हाउसेज ऑफ डीआईपी डाइट बनाया है, 7 अलग अलग काइंड ऑफ डीआईपी डाइट बनाया है, इसी डायरेक्शन में भी दुनिया के बड़े बड़े जो मेडिकल एसोसिएशन है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि डीआईपी डाइट बताते हुए मुझे 14 साल हो गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसी तरह का बदलाव अलग अलग मेडिकल एसोसिएशंस की बॉडी में देखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल इवन 2019 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपने गाइडलाइन में एक मेजर बदलाव किया और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को, डेयरी को अपने फूड की लिस्ट से हटा दिया। ठीक इसी तरह से 2019 में कैनेडियन फूड गाइड ने भी अपना फूड प्लेट को चेंज किया। आप ध्यान से देखेंगे तो इस फूड प्लेट में आपको 99% सिर्फ पत्ते मिल रहे हैं, ग्रीन्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, और बाकी जो पोर्शन है ग्रेन्स का या एक छोटा सा अंडा एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, दैट इज द माइनर पार्ट ऑफ द होल डाइट। मेजर पार्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बना दिया गया है। ये चेंज आप देख रहे हैं दुनिया भर में, अब एनलाइटमेंट आने लगी है। और इवन अलग अलग यूएस की बात करें, वहाँ पे अलग अलग बड़े ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में दवाइयों के काउंटर के साथ साथ वेजिटेबल के काउंटर भी लगे हुए हैं और इनको भी दवाइयों में गिना जाने लगा है। जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस है दवाइयों पे, सर्जरी पे, ठीक उसी तरह से अगर अपने हेल्थ को, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको प्लांट्स लेना पड़ रहा है ठीक करने, तो ये भी दवाई हुआ, तो इसको भी अब रिकॉग्निशन मिला है, हेल्थ पॉलिसी में कवर कर लिया गया है। तो इसीलिए ये सब्जी बाजार नहीं है, ये हॉस्पिटल के अंदर की फोटो है। वर्जीनिया लिविंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो बातें डीआईपी डाइट के माध्यम से कर रहे हैं, अब वो दुनिया में उसी तरह का एक ट्रेंड देखा जा रहा है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि क्यों आपको एनिमल खाना हर हाल में छोड़ना पड़ेगा, डेयरी प्रोडक्ट लेना हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। उसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। डॉक्टर पिमेंटल्स फाइंडिंग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फाइंडिंग उन्होंने किया 1995 में कि 1 किलो मीट को बनाने के लिए, एक इंसान को प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए 1 लाख लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। जिस पानी से आप उस जानवर को खिलाते पिलाते नहाते हैं, नहलाते हैं, या उस जानवर को खिलाने के लिए जो घास पैदा करते हैं उस घास को भी पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करें तो 1 केजी मीट को प्रोड्यूस करने के लिए 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी 1 केजी आलू को ग्रो करने के लिए सिर्फ 500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब 1 केजी मीट खाते हैं, जो लोग मीट खाते हैं, तो वो अपना नेचुरल रिसोर्स कई गुना, लाखों गुना ज़्यादा वेस्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू जब वो मीट की जगह कोई भी वेजिटेबल खाने के लिए चूज़ करते हैं। तो इसको ऐसे समझें, मान लो 2 फुटबॉल ग्राउंड बराबर का जगह है, इसमें आपने खूब सारे एनिमल्स वहाँ पे इकट्ठे करके रखे हैं उनसे दूध निकालने के लिए या उनका मीट खाने के लिए। तो उसमें जितने एनिमल्स रहेंगे और उनको जो खाने को मिल रहा है तो वो भी यहीं पर ग्रो कर रहे हैं। तो पूरे इकोसिस्टम से जितना खाना, जितना मीट बनेगा उससे सिर्फ 1 आदमी फीड हो सकता है 1 साल में, 1 साल के लिए। लेकिन अगर इतना ही बड़ा लैंड, यानी कि 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का लैंड में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रो करते हैं, तो वो जितना भी आएगा उससे वो 14 लोग 1 साल तक खा सकते हैं। तो 1/14। तो जब आप एनिमल फूड चूज़ करते हैं टू लिव, तो आप 14 लोगों के खाने को, के रिसोर्सेज को ख़त्म करते हैं, ख़राब करते हैं। तो पूरे दुनिया में करीब 800 करोड़ इंसान रहते हैं और जो कि हर साल 150 करोड़ गायें, 100 करोड़ भेड़ बकरी और 100 करोड़ सूअर खा जाते हैं। उसके अलावा 5000 करोड़ चिकन्स भी खा जाते हैं हर साल। अगर ये सबको प्लस कर दें, मछलियाँ भी खाते हैं उनको भी प्लस कर दें, कई जगह तो घोड़े भी खाए जाते हैं उसको भी प्लस कर दें, तो मेरी कैलकुलेशन बताती है कि अगर सबके हिस्से में बांट दें, 800 करोड़ पॉपुलेशन के हिस्से में बांट दें, तो हर इंसान इस धरती का साल में एक गाय बराबर का मांस खा जाता है। समझना होगा, एक गाय का वेट 500 केजी होता है, लेकिन उस 500 केजी से जो मीट निकलता है इंसानी खाने के लिए, हड्डी वड्डी हटाने के बाद वो करीब 100 केजी का होता है। यानी कि हर इंसान के हिस्से में अगर कर दें तो 100 केजी का मीट हर इंसान खाता है। अब जरा सोचिए, हर साल आप करोड़ों करीब आप देखें, करीब 350-400 करोड़ आप 4 पैर वाले जानवर पैदा करते हैं सिर्फ अपने भोजन बनाने के लिए, और इसका मतलब अर्थ का रिसोर्स और भी ज़्यादा वेस्ट करने के लिए। इसीलिए दुनिया में जो अभी ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं कि हर बार गर्मी बढ़ती जा रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण कोई है तो वो लाइफ स्टॉक है, वो जानवर का पालना अपने खाने के लिए या डेयरी के लिए, उसका कंट्रीब्यूशन 40% है, और बाकी दुनिया के इंडस्ट्रीज या फॉसिल फ्यूल्स या पेट्रोल डीजल का कंट्रीब्यूशन 60% है, बाकी सारा मिला के। तो याद रखिए, जब आप एनिमल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जब खाते हैं या हम जब खाते हैं तो हमारा बॉडी में डाइजेशन के तहत एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं मीथेन CH4। ये केमिकल साथ में जो ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इनमें क्षमता होती है टू कंजर्व द हीट। तो हीट को कंजर्व करने में का काम करते हैं, जिससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा बार आप एनिमल प्रोड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, और उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इससे ज़्यादा पेनफुल बात यह है कि आपका बेसिक मकसद है एनिमल को इसलिए पैदा कर रहे हैं कि हम उसको जल्दी खा सकें और जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी खाए। इसके लिए हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल एंटीबायोटिक्स यूज़ किया जाता है एनिमल्स पे, और जिससे
इससे क्या होता है कि एक एनिमल की बात करें तो एक गाय का जब दूध निकाला जाता है तो उसके स्तन में कई सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज होते हैं, और जिससे जो दूध निकल के आता है वो सिर्फ दूध ना होकर वो उसमें पस होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होता है, इसका एक मिक्सचर, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो इसका एक मिक्सचर होता है आपके एक गिलास दूध में, और इसके बिना दूध को निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए WHO ने दूध के अंदर अगर पेस्टिसाइड पाया जाए, उसमें कोई आर्टिफिशियल हार्मोन पाया जाए, या कोई बैक्टीरिया पाया जाए, या पस सेल पाया जाए, या ब्लड के छोटे छोटे कीटाणु पाए जाए, तो उसे एक्सेप्टेबल माना जाता है, उसे अपने स्टैंडर्ड का पार्ट माना जाता है और उसको एक्सेप्टेबल लिमिट में कर दिया गया है। इसका मतलब जब भी आप दूध का एक गिलास पी रहे हैं तो याद रखिए आप दूध का एक गिलास ही नहीं पी रहे हैं, साथ में वो सारे तत्व भी आपके पेट के अंदर जा रहा है। तो यानी कि जब आप एनिमल खाते हैं तो आप वो एनिमल के लिए भी पेनफुल होता है, उनकी जिंदगी में बड़ा पेनफुल बना देते हैं। इसीलिए यू हैव टू चूज टू लिव प्लांट बेस्ड। जब आप प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं तो मैंने आपको समझाया इस क्लास में भी, पिछले वाले में भी, कि तब आपका पेन कम होता है, आपकी बीमारी कम होती है, एनिमल का पेन भी आप कम करते हैं, उन पर अत्याचार ना करके, उनको अननेसेसरी प्रोड्यूस करके, और इससे ग्लोबल पेन भी कम होती है। जो चीज़ आपके बॉडी के लिए अच्छा है वो चीज़ इस अर्थ के लिए भी अच्छा है। ये देखा गया है पूरी दुनिया में। एक 195 देशों की एक स्टडी है, जो स्टडी 1990 से 2017 तक चली। इसमें देखा गया कि ऐसे देश जहाँ पे लोग प्लांट ईटर ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल ईटिंग, उनमें बीमारियाँ कम हैं, उनमें लॉन्जिविटी ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा सुखी हैं, और ये पाया गया है दुनिया का द लैंसेट एक बहुत 2019 में छापा गया था, बहुत ही बड़ा स्टडी है। तो अब इसके विपरीत अगर भारत की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत में की जो रैंकिंग है वो 111 है 125 देशों में, यानी कि हमारी यहाँ पे भूखमरी काफ़ी ज़्यादा है। ये भूखमरी भी कम हो सकती है अगर हमने चूज़ कर लिया कि हम सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड ही खाएंगे, तो बहुत लोग और भी होंगे, करोड़ों लोग जिनके पेट में कुछ ना कुछ खाना जाएगा। इस बात को समझने के लिए आपको मैं छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए वीडियो में आप कि किस तरह से अगर आप DIP डाइट के अकॉर्डिंगली खाना चाहते हैं तो आप खाना चूज़ करते हैं जिसमें फ्रूट का प्लेट हो, वेजिटेबल्स का प्लेट हो, उसकी मात्रा ज़्यादा हो, तो आपके लिए ज़्यादा सस्ता पड़ेगा इन कंपैरिजन टू किसी भी और तरह से खाने से। एक तो वो तरीका खाने का जो अभी आप खाना खाते हैं, और एक वो तरीका है जहाँ पे फ्रूट ब्रेकफास्ट और कच्चा खाना खाना है, वेजिटेबल्स लंच और डिनर में, और उसके अलावा आप फ्रूट थोड़ा बहुत खाते हैं। तो जब आप DIP डाइट के अनुसार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाजार से खरीदेंगे तो उसमें सबसे सस्ता, सबसे इकोनॉमिकल पड़ेगा। देखिए ये वीडियो। ओल्ड फरीदाबाद के पास खेड़ी का ये फल और सब्जी का मंडी है, जहाँ पे फल और सब्जी मिलती है। केले कैसे दे रहे भैया? 50 रुपये दर्जन है। ठीक है, तो ये 1 दर्जन केला कर दो। ठीक है, और आम कैसे दे रहे हो? 100 रुपये के 1.5 किलो। ठीक है, तो 100 रुपये के आप 1.5 किलो आम कर दो। और ये तरबूज 100 रुपये के 2.5 किलो। ठीक है, तो ये 2 किलो ये कर दो तरबूज, और आम कर दो 100 के, और 1 दर्जन केले। भैया तरबूज कैसे दे रहे हैं? 20 रुपये किलो। 20 रुपये तरबूज 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। भैया पपीता कैसे दे रहे हैं? 60 रुपये किलो। ठीक है, दे दो तो फिर आप। भैया एप्पल कैसे हैं? 120 रुपये किलो। ठीक है, 1 किलो दे दो। और ये आपके मौसमी कितनी? 100 की 1.25 किलो है। ठीक है, तो 100 की आप मौसमी दे दो। भैया पपीता कैसे दे रहे हो? भैया पपीता कैसे दे रहे हो? 80 रुपये किलो। भैया ये तरबूज कैसे दे रहे हो आप? 20 रुपये किलो है। तो आप दे दो एक, ये कितने किलो का होगा? 2 किलो का 40 रुपये। 2 किलो का 40 रुपये। ठीक है, तोल दो भैया, है दे दो आप। भैया कुछ सलाद के लिए सब्जियां चाहिए, आपके पास है क्या? क्या क्या है सलाद में? टमाटर, गाजर। टमाटर कितने रुपए किलो है? 30 रुपये किलो। 1 किलो टमाटर। और गाजर? गाजर कितने रुपये किलो? 30 रुपये किलो गाजर। और आपके पास क्या है? चुकंदर है? चुकंदर कितने रुपये किलो? चुकंदर भी 30 रुपये। और ककड़ी है? ककड़ी कितने रुपये किलो है? 40 रुपये किलो ककड़ी। और आपके पास खीरा? 30 रुपये किलो खीरा। और ब्रोकली, ये कैप्सिकम भी दे दो। ये कैप्सिकम कितने रुपये किलो है? 200 रुपये किलो। और ये ब्रोकली पत्ते वाले 30 रुपये किलो। तो भैया ये 1-1 किलो दे दो हमारे को। लो। आपने वीडियो में देखा किस तरह से व्हेन यू चूज टू बी ऑन DIP डाइट, आपके लिए DIP डाइट मतलब कि 12 बजे तक तो उसे फॉलो पे रहना है, और लंच और डिनर में भी आधा से ज़्यादा पेट और प्लेट सलाद का होने वाला है, कुक फूड बहुत कम होने वाला है। इसका मतलब जब DIP डाइट पे रहेंगे तो जिस तरह का वीडियो आपने देखा उस तरह से एक हफ्ते में मान लो मुझे 7 दिन का प्लान करना है तो मैं रोज़ लगभग 1 किलो फल खाता हूँ। 1 किलो इसलिए क्योंकि मान लो एक केला है वो 50 ग्राम का है, तो उसका छिलका निकालूंगा, तो या 100 ग्राम का केला है तो छिलका निकालूंगा, तो छिलका का वेट लगभग 1/3 होता है। जब भी आप पील ऑफ करेंगे तो 1/3 लगभग ऑन एवरेज वेट होता है। तो अगर मैं एक आम है, 3 आम या 4 आम 1 किलो का है, लेकिन गुठली तो मैं खाऊंगा नहीं, उसका आगे उसका आउटर जो लेयर है वो तो खाऊंगा नहीं। उसको जब छील लेता हूँ तो उसके अंदर करीब 700-650 ग्राम आम निकलेंगे, जो 1 किलो आम में से, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मुझे 700 ग्राम फल खाना है, तो मैं 1 किलो फल खरीद लूंगा। मुझे पता है 7 दिन का मुझे राशन खाना फ्रूट्स खरीदने हैं तो 7 kg। सिमिलरली एक दिन में मैं 700 ग्राम वेजिटेबल खाऊंगा तो मुझे 1 किलो वेजिटेबल खरीदना पड़ेगा पर डे। 7 दिन का प्लान करूंगा, 7 किलो वेजिटेबल, तो 7 किलो वेजिटेबल और 7 किलो ही फल अगर टोटल मैं कर लूँ तो कितना आता है और पर डे कितना आता है। इस तरह से अगर आप मिला लें तो जब आप सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने के लिए तय करते हैं तो आप पाते हैं दुनिया में
ये जो DIP डाइट है ये ना केवल सबसे फास्टेस्ट काम करता है, जो मैंने पिछले एविडेंसेस दिए हैं, ना केवल सबसे सेफेस्ट काम करता है, कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, ना केवल एविडेंस बेस्ड है, इसके कई सारे क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, और ना केवल एक ही डाइट से कई सारे निशाने लगते हैं, बल्कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल भी है। तो जब भी आप बीमार पड़ते हैं या बीमारी से बचना चाहते हैं, जब भी आप कोई ट्रीटमेंट का चुनाव करते हैं, तो चुनाव करते वक्त आपके दिमाग में कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, जिसकी जिक्र हमने पिछली बार की थी। तो ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए इसके आधार पर कि मैं वो ट्रीटमेंट लूंगा जो फास्टेस्ट हो, जो सेफेस्ट हो, जो एक मोस्ट इकोनॉमिकल भी हो, जो एविडेंस बेस्ड भी हो, जो एक ही ट्रीटमेंट कई सारे मेडिकल नीड्स को टारगेट करे, तो आप DIP डाइट को बिल्कुल परफेक्टली फिट पाएंगे। तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं वही विजय और विजय की माँ और वो कहानी की। इमेजिन कीजिए, एक सिनेरियो ले लेते हैं कि विजय की माँ बड़ी बीमार पड़ गई, उनको कैंसर हो गया या CKD हो गया या लिवर डिजीज हो गया या सही महीने में डायबिटीज हो गई, कोई बीमार पड़ गया। तो अब विजय की माँ के पास दो चारा है, वो अपने अमीर बेटे विजय के पास जाए इलाज करने के लिए, या अपना गरीब बेटा इंस्पेक्टर रवि के पास जाए। आप बताइए कमेंट में कि किसके पास जाएगी तो उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ेगा कि अगर वो अमीर बेटा विजय के पास जाएंगे उनकी माँ, तो उसके पास ढेर सारा पैसा, जाहिर सी बात है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, तो वो बहुत बड़े बिल्डिंग में बहुत बड़ा हॉस्पिटल ही चुनेंगे और वहाँ माँ का एडमिशन करा देंगे, वहाँ माँ का दाखिला करा देंगे, और उस माँ का ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली कीमोथेरेपी होने लगेगी, रेडिएशन होने लगेगी, या किडनी पेशेंट तो डायलिसिस होने लगेगा, उससे पहले खतरनाक टेस्ट भी होने लगेंगे। और क्योंकि विजय के पास पैसा है, वो पैसे के दम पे माँ को खुश करना चाहता है, माँ को हेल्दी बनाना चाहता है। ऑन द कॉन्ट्री इमेजिन कीजिए, वो जो माँ है वो तो आपको पता ही है वो रवि के साथ रहने चलेगी, तो रवि तो बड़ा गरीब है, और तब अगर माँ को तकलीफ होती है तो बेचारा रवि जो कि गरीब है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता, प्रॉब्लम वो क्या करेगा, वो माँ को यही सिंपल सा डाइट खिलाएगा, इतने ही पैसे उसके पास। अब ये दो परिस्थितियां हैं, अब इस परिस्थिति में किस परिस्थिति में ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी रवि और विजय की माँ जिंदा रह जाए, तो ये भी आप कमेंट में लिखिए, और इसका भी आपको मैं किसने क्या लिखा उसका एक ब्रीफ अगले लेक्चर में दूंगा। तो इसके साथ ही एक छोटा सा टेस्ट आपका भी होने वाला है, उस टेस्ट को पार्टिसिपेट कीजिए। अगले क्लास में हम सवाल जवाब में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरी क्लास होने के बाद अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे, बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे होंगे, बहुत सारे चीज़ें आप जानना चाहते होंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, मेडिकल न्यूट्रिशन कॉन्टेक्स्ट में। तो जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं, इनमें से अगर कोई सवाल आपके दिमाग में आता है, सवाल को रखिए, अगले क्लास में मैं सवाल को इंक्लूड करूंगा। रादर एक क्लास इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर का ही रखेंगे, लेकिन उसके लिए आपका सवाल होने की जरूरत है। तो प्लीज़ काइंडली अपने सवाल चैट बॉक्स में छोड़िए, ताकि एक्टिवली आपका पार्टिसिपेशन हो और आपको लाभ मिले और डाउट क्लियर रहे। जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तभी यू विल बी इंक्लाइन टू टेक ऑल दी सजेशन, बिकॉज द मैटर इज ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो 7 हाउसेज ऑफ DIP डाइट है, इस 7 हाउसेज ऑफ DIP डाइट के माध्यम से आप बड़े से बड़ी बीमारी को आसानी से, सेफेस्ट तरीके से, फास्टेस्ट तरीके से, मोस्ट एविडेंस बेस्ड एंड इकोनॉमिकल तरीके से क्योर करने में और लोगों को क्योर कराने में मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। T-30 seconds. T-20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T-30 seconds. T-20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T-30 seconds. T-20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T-30 seconds. T-20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T-30 seconds. T-20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T-30 seconds. T-20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T-30 seconds. T-20 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T-30 seconds.
T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds.